हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। आपका रिवीजन बहुत बेहतरीन चल रहा होगा। जैसा कि आपको पता है मैं आपको जो है बॉम्ब शॉट सीरीज पढ़ा रहा हूँ, तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको द लिविंग वर्ल्ड का बॉम्ब शॉट। लगभग डेढ़ डेढ़ से 2 घंटे का ये लेक्चर रहेगा और इजी चैप्टर है, आपको पता है लिविंग वर्ल्ड। ठीक, तो जो है मैं आज आपको पढ़ाना शुरू करता हूँ। चलो आओ, लिविंग वर्ल्ड तो चलो देखो। अब देखो, जब भी आप अपने आसपास देखते हो किसी भी चीज को तो आपको दो ही चीज दिखती है, या तो कोई चीज लिविंग दिखती है या फिर कोई चीज आपको दिखती है बच्चों नॉन लिविंग। जैसे कि सपोज करो मैं इस समय अपने रूम में बैठा हूं, तो सामने मेरे एक चेयर रखी है, तो चेयर कैसी है, क्या वो लिविंग है? आपको पता है वो नॉन लिविंग है। और जो मैं बैठा हूं यहाँ पर, मैं कैसा हूं, मैं हूं लिविंग। तो जब भी अपने आसपास आप किसी भी चीज को देखते हो, या तो आपको वो लिविंग दिखती है या फिर आपको दिखती है बच्चों वो नॉन लिविंग। तो हम जानने की कोशिश करेंगे भैया साइंटिफिक व्यू से कि आखिर किस चीज को हम जो है लिविंग कहते हैं, आखिर ऐसे कौन से फीचर्स हैं जिसकी वजह से हम किसी भी चीज को लिविंग कह सकते हैं। तो हमने कुछ फीचर्स निकाले जिससे हम डिफाइन करते हैं कि भैया कोई चीज लिविंग है या नहीं है, यानी कि कुछ हमने पैरामीटर्स डिसाइड कर दिए जिन पर हम हर चीज को करके देखेंगे और पता करेंगे कि भैया जो हमारे सामने ये चीज है वो लिविंग है या नहीं है। तो देखो कौन कौन से वो फीचर्स हैं। पहला हम चेक करेंगे भैया ग्रोथ। ठीक, दूसरा जो फीचर होता है वो होता है आपका रिप्रोडक्शन। राइट, थर्ड जो फीचर होता है वो होता है आपका मेटाबॉलिज्म। फोर्थ फीचर होता है आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और फिफ्थ फीचर है आपका कॉन्शियसनेस। एक एक करके जो है हमें ये सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। और सुनो जरा ध्यान से, जो मैंने फीचर्स लिखे हैं यहाँ पर, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, ठीक है, इन सबको एक एक करके हमें स्टडी करना है। अब जरा देखो ये जितने भी आपको कैरेक्टर्स दिख रहे हैं यहाँ पर, इसमें से सारे कैरेक्टर्स को हम जो है डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं मानेंगे लिविंग का। हम उस कैरेक्टर को डिफाइनिंग कैरेक्टर मानेंगे लिविंग का जो विदाउट एनी एक्सेप्शन हो, यानी कि कोई भी एक्सेप्शन वहां पर प्रेजेंट ना हो। समझ रहे हो? जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया, देखो, द कैरेक्टर विच हैज नो एक्सेप्शन इज कॉल्ड डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग। यानी कि जिस कैरेक्टर में एक भी एक्सेप्शन हमें नहीं देखने को मिलेगा उसी को हम जो है ट्रू फीचर मानेंगे, उसी को हम डिफाइनिंग फीचर मानेंगे लिविंग का। अब कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा, सर ये हमारी एनसीईआरटी में ये वाला टॉपिक नहीं दे रखा है। देखो, आपकी एनसीईआरटी में टॉपिक नहीं है, बट ये टॉपिक जो है बच्चा आसान है और ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ये वाला टॉपिक स्किप नहीं करना है। जो फीचर्स ऑफ लिविंग है ये आपको पढ़ना है, समझ रहे हो? तो स्किप नहीं करना है, बहुत आसान है। चलो आओ, सबसे पहले पहले कैरेक्टर को पढ़ना शुरू करते हैं, ग्रोथ। अब चेक करते हैं भैया ग्रोथ एक्चुअल में लिविंग का फीचर है या फिर नहीं है। चलो आओ अब देखते हैं। तो देखो ग्रोथ का मतलब होता क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं ग्रोथ का मतलब क्या है, तो जरा मुझे एक बात बताओ, जब आपका जन्म हुआ था आपका साइज कितना था? इतना सा साइज था। वजन कितना रहा होगा उस समय आपका? अगर मैं आपसे पूछता हूँ उस समय आपका मास या फिर वेट कितना रहा होगा, तो आपका लगभग, एक जो हेल्दी बेबी होता है लगभग आप मान सकते हो 3 से 3.5 kg। अगर वो 4 kg समथिंग का है तो बच्चा वो ज्यादा हैवी हो गया है, समझ रहे हो? तो एक हेल्दी बेबी लगभग 3 kg का होता है, तो आपका अप्रोक्सीमेटली इतना वजन होगा। बट अगर मैं आज के टाइम पे आपका साइज पूछता हूँ तो आप क्या बताओगे? आप मुझे बताओगे कि आप भाई 5 फीट के हो गए, 5.5, 5.6, 5.9 के हो गए हो, समझ रहे हो? और आपका वेट कितना हो गया है, मास कितना हो गया भैया? आपका हो गया है लगभग 70 kg हो सकता है, किसी का 60 हो सकता है, किसी का जो है भाई 80 हो सकता है। तो देख रहे हो, यानी कि आपकी क्या हुई है, ग्रोथ हुई है। ग्रोथ का मतलब फिर क्या हमने निकाला इससे कि भैया एक तो साइज बढ़ जाना और दूसरा ओवरऑल मास बढ़ जाना, इसी को हम कहते हैं आपकी ग्रोथ। तो ग्रोथ का मतलब क्या है, इंक्रीज इन साइज या फिर ओवरऑल मास। या तो भैया ओवरऑल मास में आपकी बढ़ोतरी हो जाए या फिर साइज में इंक्रीज हो जाए, उसी को आप कहते हो ग्रोथ। फिर देखो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रोथ के हम किसको कहते हैं? तो आपके कौन से वो दो कैरेक्टर्स हैं जो ग्रोथ के, आपके ट्विन कैरेक्टर्स आपके ग्रोथ के कौन कौन से हैं? एक तो है बच्चा इंक्रीज इन मास, आपके मास में इंक्रीज होना, दूसरा नंबर में इंक्रीज होना। यही है आपके ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। जो आपकी ग्रोथ होती है बच्चों, वो आपकी कैसी होती है? जो आपकी ग्रोथ होती है वो होती है आपकी इरिवर्सिबल चेंज। कैसी होती है भैया ग्रोथ? जो होती है वो होती है आपकी इरिवर्सिबल चेंज। अब जो ग्रोथ होती है आपकी वो रिजल्ट होती है किसका? मेटाबॉलिज्म का। सर क्या होता है मेटाबॉलिज्म? एक बात बताओ मुझे, क्या आपके शरीर के अंदर आप जब देखते हो तो क्या बहुत सारी रिएक्शन चल रही हैं? किसी रिएक्शन से कुछ बन रहा है तो किसी रिएक्शन में कुछ टूट रहा है। तो ये जो दोनों रिएक्शंस आपकी हो रही हैं, कुछ बनना कुछ टूटना, इन दोनों को मिला के टोटल रिएक्शंस कहोगे, इन दोनों को मिला के इसी को आप कहते हो मेटाबॉलिज्म। और इसी मेटाबॉलिज्म का रिजल्ट है आपका क्या बच्चा? ग्रोथ।
इसी मेटाबॉलिज्म का रिजल्ट है आपका ग्रोथ। अब मैंने आपसे कहा ना मेटाबॉलिज्म में दो चीजें होती हैं, क्या? या तो आपके अंदर कोई चीज बिल्डअप बन रही होगी या फिर कुछ किसी चीज का ब्रेकडाउन हो रहा होगा। तो जहां पर ब्रेकडाउन होता है उसको हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म, और जहां पर कुछ बनता है उसको कहते हैं एनाबॉलिज्म। दैट मीन्स एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों को ही मिला के हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या हुआ? जितनी भी आपकी बॉडी में रिएक्शंस होती हैं उसको हम कहते हैं बच्चा मेटाबॉलिज्म। ये कैरेक्टर भी है, हमें आगे पढ़ना भी है। अब जरा देखो, दोनों चीजें हो रही हैं आपकी बॉडी में, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म। अगर कहीं पर ज्यादा चीज बन रही होगी और कम टूट रही होगी, दैट मीन्स क्या? कि आपका भैया एनाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है किसके कंपैरिजन में? कैटाबॉलिज्म के कंपैरिजन में। तो इस तरह की जो ग्रोथ होती है उसको हम कहते हैं बच्चा आपकी पॉजिटिव ग्रोथ। किस तरह की ग्रोथ कहते हैं? इस तरह की ग्रोथ को हम कहते हैं आपकी बच्चों पॉजिटिव ग्रोथ। और अगर कहीं पर आपका एनाबॉलिज्म जो है कम है और कैटाबॉलिज्म ज्यादा है, यानी कि बन कम रहा है टूट ज्यादा रहा है, तो इस तरह की ग्रोथ को हम कहते हैं नेगेटिव ग्रोथ। बताओ क्या आपको यहां तक कोई समस्या है? देखो बहुत इजी है, ये छोड़ने नहीं है, पूछे जा सकते हैं, समझ रहे हो? तो आपको समझ में आ गया भैया, मेटाबॉलिज्म में दोनों चीज आती है, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म ज्यादा हो किससे? कैटाबॉलिज्म से, तो आपको पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलेगी। और अगर कहीं पर आपका एनाबॉलिज्म कम है और कैटाबॉलिज्म ज्यादा है, तो आपको देखने को मिलती है बच्चों कैसी? एक पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव ग्रोथ। समझ रहे हो? अब देखो आगे, ग्रोथ आपकी दो तरह की होती है। देखो एक ग्रोथ होती है इंट्रिंसिक ग्रोथ, यानी कि जो ग्रोथ आपकी अंदर से होती है। दूसरी तरह की ग्रोथ होती है आपकी एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, बाहर से होती है। अब जरा समझने की कोशिश करना, कभी आप किसी डंप यार्ड में गए हो? डंप यार्ड क्या होता है? कूड़े का, देखो जहां पर कचरा फेंका जाता है उसको कहते हैं डंप यार्ड। देखो सपोज करो ये आपका डंक यार्ड है, सॉरी डंप यार्ड है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर एक ट्रक आया, इसने अपना कूड़ा खलाया, तो इतना यहाँ पर ढेर लग गया कूड़े का। अब जरा देखो, फिर दूसरा ट्रक आया, फिर ये ढेर इतना हो गया आपका। देन अगेन भैया ट्रक आया, फिर ये ढेर इतना हो गया। अब एक बात बताओ, क्या यहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है? जब आप पहले दिन आए थे आपको इतनी ग्रोथ देखने को मिली, दूसरे दिन आए तो इतनी हुई, तीसरे दिन आए तो इतनी हो गई वो ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ बढ़ती जा रही है। बट एक बात बताओ, ये ग्रोथ कहां से बढ़ रही है, बाहर से या अंदर से? आप कहोगे सर बाहर से, क्योंकि ट्रक आ रहा है, अपना कूड़ा उसके ऊपर खला रहा है और उसकी हाइट जो है वो बढ़ती जा रही है। क्या आपको यही देखने को मिल रहा है? हाँ बिल्कुल, आपको यही देखने को मिल रहा है। तो इस तरह की ग्रोथ को कहते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। अब एक दूसरी ग्रोथ होती है इंट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ आपको सिर्फ लिविंग में देखने को मिलेगी, यानी कि ग्रोथ अंदर से होना। जैसे कि मेरे अंदर, जैसे कि मुझे देखो, जैसे कि मैं छोटा सा था, ठीक है, अब मेरा साइज इतना हो गया है, समझ रहे हो, 5'11" हो गया है। तो ये 5'11" कैसे हुआ? अंदर से भाई ग्रोथ हुई। तो आपको इससे ये पता लगा कि भैया ग्रोथ जो है आपको वो नॉन लिविंग में भी देखने को मिलती है। पर कितना है? आपको नॉन लिविंग में कैसी ग्रोथ देखने को मिलती है? आउटसाइड से ग्रोथ देखने को मिलेगी, बाय डिपोजिशन ऑफ मटेरियल्स ऑन एनी बॉडी सरफेस। ये आपको नॉन लिविंग में देखने को मिलती है, जबकि ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड यानी कि इंट्रिंसिक ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी लिविंग में। तो आपको याद रखना है कि भैया ग्रोथ जो है दोनों में ही देखने को मिल सकती है। किस किस में? एक मुझे देखने को मिल सकती है लिविंग में भी, एक देखने को मिल सकती है नॉन लिविंग में भी, बट फर्क होता है। लिविंग में जो ग्रोथ होती है वो इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है, अंदर से ग्रोथ हो रही है। जबकि जो आपका नॉन लिविंग है उसमें जो ग्रोथ होती है वो कहां से होती है? आपकी एक्सट्रिंसिक, बाहर से ग्रोथ होती है। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल देखा कूड़े का, कूड़े का जो पहाड़ होता है वो पहाड़ कैसे बना भाई? पहले एक ट्रक आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, इस तरीके से जैसे जैसे नंबर ऑफ ट्रक्स आपके बढ़ते गए वैसे ही उसकी हाइट जो है आपके कूड़े के पहाड़ की हाइट बढ़ती गई। ठीक, अब जरा देखो तो क्या, अब जरा देखो एक और तरह की ग्रोथ को, ठीक है। ग्रोथ आपकी एक होती है इनडिटर्मिनेट और एक होती है आपकी ग्रोथ डिटर्मिनेट। क्या होती है इनडिटर्मिनेट? यानी कि आपकी जो ग्रोथ है वो थ्रू आउट लाइफ होती ही रहे, यानी कि शुरू से लेके अंत तक, जब तक आपके पास आपकी लाइफ है तब तक आपके अंदर ग्रोथ होती ही रहे। तो ये देख रहे हो ग्रोथ तो भाई फिर अनलिमिटेड हो गई। तो ये अनलिमिटेड ग्रोथ क्या आपको ह्यूमंस में देखने को मिल रही है? नहीं, बट आपको प्लांट्स में देखने को मिलती है। तो आपको याद रखना है ग्रोथ दो तरह की होती है, एक होती है इनडिटर्मिनेट, एक होती है डिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट मतलब अनलिमिटेड ग्रोथ, यानी कि जब तक जिंदगी है तब तक ग्रोथ हो ही जा रही है, हो ही जा रही है, हो ही जा रही है। और दूसरी होती है डिटर्मिनेट ग्रोथ, यानी कि एक सर्टेन एज तक ही जैसे आपकी जो है क्या होती है? ग्रोथ होती है। जैसे मैं ह्यूमंस की बात करता हूं तो आपकी 18, 20, 21, 22 मैक्सिमम इतनी ही एज होती है जब तक आपको किसी के अंदर ग्रोथ देखने को मिलती है, उसके बाद आपको ग्रोथ नहीं देखने को मिलती है। तो आपको समझ में आया ग्रोथ दो तरह की हो सकती है, एक तो इंट्रिंसिक ग्रोथ देखी हमने, एक एक्सट्रिंसिक ग्रोथ देखी। फिर हमने देखा भैया ग्रोथ कोई
एक डिटर्मिनेट एक इनडिटर्मिनेट। तो इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या है? अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ, इसी को आप कहते हो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। आपको किस में देखने को मिलती है? आपको देखने को मिलती है बच्चों प्लांट्स में। जबकि डिटर्मिनेट ग्रोथ कैसी ग्रोथ होती है? लिमिटेड ग्रोथ होती है, ठीक। यानी कि आपकी ग्रोथ तो होगी बट एक सर्टेन एज तक होगी, समझ रहे हो? अब इसका मतलब बच्चे गलत समझ लेते हैं, अब जरा समझना, सर्टेन एज तक ग्रोथ होना इसका मतलब ये नहीं है कि भैया सेल डिवीजन रुक जाएगा, नहीं, सेल डिवीजन तो होगा। सेल डिवीजन किसके लिए होगा? अब सेल डिवीजन होगा बच्चा रिपेयर और रिप्लेस के लिए। किसी चीज को रिपेयर करने के लिए सेल डिवीजन होगा या फिर रिप्लेस करने के लिए। सपोज करो तुम्हारा कहीं पर कट लग गया, कट लग गया तो भाई उस जगह पर सेल्स आपकी डैमेज हो गई, तो उन सेल्स को भैया वहां पर नई सेल्स आएंगी और उनको रिप्लेस करेंगी। दैट मीन सेल डिवीजन कभी नहीं रुका, समझ रहे हो? ग्रोथ जरूर हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर एक सर्टेन एज तक होती है, बट सेल डिवीजन थ्रू आउट लाइफ हमारा चलता रहता है। तो आपको ये बात याद रखनी है। क्यों चलता रहता है? कि हमें हमारी ग्रोथ करने के लिए, ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए नहीं बच्चा, ग्रोथ के लिए नहीं। वो फिर सेल डिवीजन होता है आफ्टर सर्टेन एज, जब आप अपनी मैक्सिमम ग्रोथ को अचीव कर लेते हो, उसके बाद जो सेल डिवीजन आपका हो रहा है वो आपका रिपेयर और रिप्लेस करने के लिए हो रहा है, ठीक है, जिससे कि आपकी जो ग्रोथ है उसको मेंटेन करा जा सके, एक हेल्दी स्टेट में रखा जा सके, ठीक। तो देखो, बट देखो मैंने यहां पर लिख भी दिया है, बट सेल डिवीजन अकर कॉन्टिन्यूअसली टू रिपेयर एंड रिप्लेस सेल्स, जो कि आपको देखने को मिलता है एनिमल्स में। तो आपको क्या चीज समझ में आई भैया? इंट्रिंसिक ग्रोथ आपको देखने को मिलती है किसमें? लिविंग में, ठीक है। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ किसका फीचर है? नॉन लिविंग का। और ग्रोथ दो तरह की होती है, इनडिटर्मिनेट, डिटर्मिनेट। तो डिटर्मिनेट ग्रोथ आपको एनिमल्स में देखने को मिलती है और इनडिटर्मिनेट ग्रोथ आपको बच्चों प्लांट्स में देखने को मिलती है। अब जरा एक बात बताओ, ग्रोथ लिविंग में भी देखने को मिल गई, नॉन लिविंग में भी देखने को मिल गई, तो मुझे एक बात बताना, क्या आपको लगता है कि ग्रोथ एक एक्चुअल में लिविंग का फैक्टर है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मैं लिविंग का, लिविंग कैरेक्टर उसको मानूंगा, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग की मैं उसको मानूंगा जिसके अंदर कोई भी एक्सेप्शन ना हो। यहां पर एक एक्सेप्शन मिल गया, दैट मीन्स मैं ग्रोथ को फैक्टर नहीं मानूंगा, किसका? लिविंग का, ठीक है। आगे देखो, जो मैंने अभी बात बताई है वो भी मैंने आगे लिखी है, ठीक है। अब देखो, एक होता है बच्चा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक सेल ही प्रेजेंट है, जैसे कि बच्चा आपका किंगडम मोनेरा यानी कि बैक्टीरिया की बात यहां पर हो रही है। फिर आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि जिनके पास कई सारी सेल्स हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे हायर प्लांट्स और आपके एनिमल्स हो गए। जरा समझना, बैक्टीरिया यानी कि एक जिसके पास सिर्फ एक ही सेल है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो जरा देखो उसमें क्या होता है, ये देखो एक सेल थी, इसमें क्या हुआ? इसका साइज बढ़ा। क्या साइज बढ़ने को ही मैं ग्रोथ कहता हूं? बिल्कुल मैं ग्रोथ कहता हूं। फिर इसका मन करा कि भाई हम जो है सेल डिवीजन करते हैं, यानी कि एक से दो हो जाते हैं। सपोज करो इसने बाइनरी फिजन करा, क्या इसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं? बिल्कुल सर, इसी को रिप्रोडक्शन कहते हैं। और ये दो सेल हो गई। तो जरा इसमें एक चीज देखो, जब इसको एक से दो होना था तो इसने क्या करा? अपना साइज बड़ा करा और तब जाके ये एक से दो हुई। दैट मीन्स मुझे एक चीज पता लगी, जब जब इसको रिप्रोडक्शन करना है तब तब इसको क्या करनी है? ग्रोथ करनी है। दैट मीन्स ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये कैसे हुए? इंक्लूसिव इवेंट हुए, दोनों अलग अलग नहीं चल रहे हैं, दोनों एक साथ ही चल रहे हैं, समझ रहे हो? यानी कि ग्रोथ हो रही है, जब उसका साइज हद से ज्यादा बढ़ जाएगा, जब वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकती, तब वो क्या करेगी? उसके दो टुकड़े कर देगी। सेल डिवीजन वहां आपको देखने को मिल जाएगा, एक से दो हो गई, इसी को आप कहते हो रिप्रोडक्शन, जो कि यूनिसेलुलर में इस तरीके से ही रिप्रोडक्शन होता है। बिल्कुल सर, इस तरीके से होता है। दैट मीन्स जब जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है तो वहां ग्रोथ भी हो रही है। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए कैसे हो जाते हैं? एक इंक्लूसिव इवेंट हो जाते हैं, दोनों साथ साथ होने वाले इवेंट हो जाते हैं, समझ रहे हो? अब जब मैं बात करता हूं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि मैं ह्यूमंस की बात कर लेता हूं अपनी, तो एक बात बताओ, मेरी ग्रोथ होना और मेरा रिप्रोडक्शन करना, क्या दोनों चीज कनेक्टेड है? क्या मेरी जब ग्रोथ हो रही है तभी मेरा रिप्रोडक्शन हो गया, तभी क्या मैंने रिप्रोडक्शन कर दिया? नहीं सर, ऐसा नहीं है। हमारे लिए ग्रोथ अलग चीज है, रिप्रोडक्शन अलग चीज है। इसलिए हम कहते हैं कि भैया जो आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जैसे कि हायर प्लांट और एनिमल्स, उनके लिए जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होते हैं भैया, वो कैसे हैं? वो आपके एक्सक्लूसिव इवेंट हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव क्या होता है? एक बात बताना, कभी आप किसी मॉल में गए हो? बिल्कुल आप किसी मॉल में गए होंगे, या फिर मॉल में नहीं गए होंगे तो कभी ना कभी आपने जो है अपने मार्केट में गए होंगे और वहां पर कुछ शॉप्स देखी होंगी। सपोज करो मैं किसी एक फेमस ब्रांड को ले लेता हूं, सपोज करो मैंने ले लिया जीन्स ब्रांड को लेते हैं, लिवाइस, ठीक है। आप सपोज करो आप लिवाइस के शोरूम में जाते हो या फिर आप जो है उसके आउटलेट में जाते हो, उस पर लिखा है लिवाइस, ठीक है।
अब वो जो आउटलेट है वो एक्सक्लूसिव आउटलेट है। इसका मतलब क्या है, यानी कि वहां जितने भी अगर जीन्स मिल रहा है, टी शर्ट मिल रही है, शर्ट मिल रहा है, जैकेट मिल रही है, बूट्स मिल रहे हैं या फिर कुछ भी मिल रहा है आपका, ठीक है, तो दैट मीन्स वो सिर्फ और सिर्फ किस कंपनी का है, वो लिवाइस का है। तो वो ये बात बता रहे हैं कि भैया हम एक्सक्लूसिव हैं, यानी कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ लिवाइस का ही मिलेगा। जबकि आप किसी एक लोकल शॉप में जाओ तो वहां क्या पता आपको लिवाइस का भी मिल जाए, वहां क्या पता आपको यूसीवी का मिल जाए या फिर और भी अदर ब्रांड्स जो भी हो, ठीक है, आपको वहां उनके भी मिल सकते हैं। तो देख रहे हो वहां पर एक्सक्लूसिविटी नहीं है। एक्सक्लूसिविटी कहां पर निकली, जहां पर आपका सिर्फ एक ही ब्रांड का एक ही चीज मिल रहा है। तो सेम वे में यहाँ पर भी तो यही चीज हो रहा है, रिप्रोडक्शन अपने आप में अलग चीज है, ग्रोथ अपने आप में अलग चीज है। तो हुए ना दोनों एक्सक्लूसिव इवेंट, किसके लिए, मल्टी सेलुलर के लिए। बट यूनिसेलुलर के लिए तो भैया ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इंक्लूसिव इवेंट होते हैं, दोनों ही साथ साथ आपके होते हैं, राइट। अब जरा देखो आगे, तो देखो इससे मैंने आपसे कहा था ना, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि भैया लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही क्या कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ को शो कर रहे हैं। और इसलिए हम कहते हैं भैया देयरफॉर ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फैक्टर ऑफ लिविंग या फिर डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। इसलिए हम कहते हैं भैया ग्रोथ जो है हमारा डिफाइनिंग फीचर नहीं है, किसका, आपके बच्चा लिविंग का। डिफाइनिंग फीचर नहीं है किसका, बच्चों आपके लिविंग का। इससे हमें ये वाली बात आपकी पता लग गई। हमें हम ये बात यहाँ पर क्यों लिखी, क्योंकि हमने बता दिया था वहां पर आपको कि भैया हमने देखा था ग्रोथ, अगर आप बाहर से कूड़े के मतलब कूड़े दान के ऊपर आप क्या कर रहे हो, कूड़ा डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, तो एक कूड़े का पहाड़ बनता जा रहा है, तो हाइट तो उसकी भी इंक्रीज कर रही है, ग्रोथ तो वहां पर भी आपको देखने को मिल रही है। दैट मीन्स नॉन लिविंग ने भी ग्रोथ शो कर दी, इसलिए हम उसको डिफाइनिंग फीचर नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन के रूप में हमारे आगे आ गया। बट हम एक चीज कह सकते हैं भैया, ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, यानी कि अगर इंट्रिंसिक ग्रोथ की आप हमसे बात करते हो तो भैया वो तो अपने आप में एक डिफाइनिंग फीचर है किसका, लिविंग का, क्योंकि लिविंग के पास ही वो पावर है जिससे वो ग्रोथ शो कर सकता है। क्यों, क्योंकि लिविंग के अंदर ही मेटाबॉलिज्म होगा, और मेटाबॉलिज्म का रिजल्ट क्या होगा, मेटाबॉलिज्म का रिजल्ट होगा बच्चों ग्रोथ। दैट मीन्स अगर कोई आपसे पूछे कि भैया क्या ग्रोथ लिविंग का फीचर है, तो आप कहोगे नहीं। बट अगर वो आपको डिस्क्राइब कर दे कि भैया इंट्रिंसिक ग्रोथ के बारे में बताओ, तो आप कहोगे वो लिविंग का फीचर है, क्योंकि हम एक ऐसी ग्रोथ की बात कर रहे हैं जो अंदर से होती है। और अंदर से कौन सी ग्रोथ होती है भैया, आपके लिविंग में ही ये पॉसिबल है अंदर से ग्रोथ होना, राइट। तो आपको समझ में आ गया, ओवरऑल ग्रोथ जो है आपका डिफाइनिंग फीचर नहीं है। बट अगर आप इंट्रिंसिक ग्रोथ की बात करते हो तो वो एक डिफाइनिंग फीचर जरूर है किसका, बच्चों आपके लिविंग का। ठीक, आगे देखो, चलो आओ। अब जरा देखो सेकंड जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं बच्चा रिप्रोडक्शन के बारे में। जरा समझना रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, तो आपको पता है भैया, जैसे मैं हूं तो आगे जाके मैं एक जो है अपनी जैसे कोई जन जो है क्या कर दूं बच्चा, प्रोड्यूस कर दूं, समझो उसका प्रोडक्शन कर दूं, तो क्या वो जो है रिप्रोडक्शन कहलाएगा। यानी कि मैंने क्या करा, एक मेल मिला एक फीमेल मिला, दोनों में क्या होता है बच्चा, कॉपुलेशन होता है, और क्या होता है 9 महीने बाद आपको देखने को मिलता है एक बेबी। यानी कि इसी को आप कहते हो बच्चा रिप्रोडक्शन। ये जो इवेंट होता है इसी को आप कहते हो रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल और प्रोजेनी, यानी कि किसी नए इंडिविजुअल का बच्चा प्रोडक्शन होना या फिर प्रोजेनी का, उसी को आप कहते हो रिप्रोडक्शन। अब भैया रिप्रोडक्शन आपका यूनिसेलुलर भी दिखाता है, मल्टी सेलुलर भी। यूनिसेलुलर में अभी अभी मैंने रिप्रोडक्शन देख लिया था, ठीक है, यानी कि इंक्रीज हो जाता है किसमें बच्चा, नंबर ऑफ सेल्स में। आपने देखा ना 1 से 2 सेल हो गई तो इंक्रीज हो गया ना नंबर में, तो उनके लिए वही रिप्रोडक्शन है। क्या आपको समझ में आ गया, उसका 1 सेल से 2 सेल हो जाना ही क्या है, रिप्रोडक्शन। 2 से 4 हो जाना ही क्या है, रिप्रोडक्शन। किसके लिए, आपके यूनिसेलुलर के लिए, यानी कि बैक्टीरिया के लिए। बट मल्टी सेलुलर के लिए रिप्रोडक्शन का मतलब जानो, यानी कि प्रोडक्शन करना किसका, अगली प्रोजेनी का, जिसके पास जो कैरेक्टर्स हो, या तो वो जो कैरेक्टर्स जो हैं बच्चा जो उसके पास होंगे, जो अगली प्रोजेनी आएगी, या तो वो पेरेंट्स से सिमिलर होंगे, या फिर या तो ज्यादा सिमिलर होंगे या फिर लेस सिमिलर होंगे। इस तरह को जो रिप्रोडक्शन होता है उसको आप कहते हो, मतलब इस तरह का रिप्रोडक्शन मल्टी सेलुलर जो है शो करते हैं, आपको देखने को मिलता है। यानी कि जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं बच्चा किसके केस में, यूनिसेलुलर के केस में, तो 1 सेल से 2 सेल हो जाना, 2 से 4 हो जाना, यही होता है उनके लिए रिप्रोडक्शन, जो कि आपको बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। बट मैं जब मल्टी सेलुलर के केस में बात करता हूँ रिप्रोडक्शन की, जैसे कि ह्यूमंस के केस में बात करता हूँ, तो भैया अगली जो आपका जनरेशन है उसकी आपका क्या करना, उसका प्रोडक्शन करना। और वो जो आपकी नई जो अगली जो प्रोजेनी आई है और जो उसके अंदर कैरेक्टर्स होंगे, या तो वो आपसे सिमिल या तो वो आपसे ज्यादा कैरेक्टर्स मिलेंगे या फिर आपसे कम कैरेक्टर्स मिलेंगे। यानी कि पेरेंट्स से कैरेक्टर्स या तो ज्यादा मिलेंगे या कम मिलेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी बेबी का बर्थ होता है तो हम कहते हैं ना यार इसकी आंखें ऐसा लग रही है माँ पे गई हैं। देखो
इसका जो माथा है ऐसा, इसका जो फोरहेड है ऐसा लग रहा है पापा पे गया है। तो ये सब जो कहते हैं क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। तो देखते हो आप जो मल्टी सेलुलर यानी कि जो ह्यूमंस का बेबी बर्थ लेता है तो हम उसके अंदर देखते हैं ना कैरेक्टर्स, तो कैरेक्टर्स या तो ज्यादा मिलते हैं माँ बाप से या फिर थोड़े कम मिलते हैं। तो यही है आपका क्या, मल्टी सेलुलर के केस में रिप्रोडक्शन। ठीक, अब जरा देखो, क्या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट रिप्रोडक्शन कर सकती है? मुझे एक बात बताओ, मेरे सामने जो चेयर रखी है, क्या वो 1 से 2 हो सकती है? नहीं सर, नहीं हो सकती। दैट मीन्स मुझे एक बात पता लग गई कि भैया रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में एब्सेंट होता है, जबकि ग्रोथ हमने क्या देखी थी वहां पर, प्रेजेंट देखी थी। समझ रहे हो, नॉन लिविंग में ग्रोथ देखने को मिल गई थी हमें, एक्सेप्शन था ऑल्दो वो पहाड़ यानी कूड़े के पहाड़ की हाइट बढ़ती जा रही थी। समझ रहे हो, अब देखो यानी कि रिप्रोडक्शन तो नॉन लिविंग में आपका क्या होता है, नहीं देखने को मिलता है। बट एक बात बताओ, क्या जितने भी लिविंग आपको दिख रहे हैं वो सब रिप्रोडक्शन शो करते हैं? एक बात बताओ, नहीं सर ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो कभी एडॉप्शन जैसी चीज ही नहीं आती। कुछ कपल्स ऐसे होते हैं, कुछ कपल्स जो कि आपके इनफर्टाइल होते हैं, जो कि नई जनरेशन को क्या कर सकते हैं, बच्चा जो नई प्रोजनी है उसको जन्म नहीं दे सकते। समझ रहे हो, चाह के भी जो है नए बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। तो यानी कि भैया हर लिविंग जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। दैट मीन्स फिर से हमें एक बात पता लगी कि भैया हम रिप्रोडक्शन को भी डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते, ग्रोथ को भी नहीं कह सकते, तो रिप्रोडक्शन को भी नहीं कह सकते। रिप्रोडक्शन जो है बच्चा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में एब्सेंट होता है, बट लिविंग में भी सब लिविंग में नहीं देखने को मिलता। जैसे कि आपने खच्चर देखा है, खच्चर कभी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, म्यूल कहते हैं उसको बच्चा, म्यूल कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल ये कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। जो वर्कर बीज हैं आपकी, ये भी कभी भी आपका क्या नहीं कर सकती, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती हैं। तो देखो, सम लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट रिप्रोड्यूस, एग्जाम्पल क्या है आपका, खच्चर, म्यूल, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। ठीक है, और आपकी हो गई भैया वर्कर बीज। तो ये सब क्या है, ये लिविंग होने के बावजूद भी आपका रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती है। इसलिए हम कहते हैं रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग और डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। इसलिए हम कहते हैं भैया जो हमारा रिप्रोडक्शन है वो क्या है, डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है किसका, बच्चा आपके लिविंग का। बताओ समझ में आ गया, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ, आ गया? अब जरा आगे देखो, जब मैं बात करता हूं बच्चा किसकी, आपके रिप्रोडक्शन की, तो जरा देखो रिप्रोडक्शन 2 तरह का देखने को मिलता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आप एक बात तो जानते हो भैया, जो जिस टाइप का रिप्रोडक्शन हम करते हैं ह्यूमंस, वो कैसा करते हैं, वो हम करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम करते क्या है, जरा एक बात बताओ, क्या हमारे में सबसे पहले गैमीटोजेनेसिस होती है, यानी कि गैमीट का फॉर्मेशन? कैसे गैमीट का फॉर्मेशन, जैसे जो फादर होता है वो जो है प्रोड्यूस करता है किसको, मेल गैमीट को, जिसको आप कहते हो बच्चा क्या, स्पर्म। जो फीमेल है वो प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमीट को, जिसको आप कहते हो बच्चा क्या, जिसको आप कहते हो एग या फिर ओवम। और फिर बाद में क्या होता है, दोनों करते हैं कॉपुलेशन। तो कॉपुलेशन में क्या होता है, कॉपुलेशन में जो है बच्चा मेल जो है अपने स्पर्म को फीमेल के जो है आपके क्या कहते हैं, आपके जो है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंट्री करवाता है, जिससे क्या होता है, जो आपका स्पर्म होता है वो किससे जाके मीट करता है, वो आपका मीट करता है एग से जाके या फिर ओवम से जाके, और इसी से क्या होता है, दोनों के बीच में होता है फ्यूजन, जिसको आप कहते हो फर्टिलाइजेशन। दैट मीन्स मुझे एक चीज पता लगी, इस तरह के इवेंट को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे मुझे एक चीज पता लगी भैया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम उसे कह सकते हैं जिसके अंदर आपका गैमीट का फॉर्मेशन वो किससे होता है बच्चा, मियोसिस से होता है। इससे पहले जो चैप्टर मैंने बॉम्ब शॉट में आपको पढ़ाया था वो था सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, तो वहां पर मैंने आपको क्लियरली बताया था माइटोसिस और मियोसिस के बारे में। तो वहां पर आपको बताया गया था जो गैमीट का फॉर्मेशन होता है वो मियोसिस से पॉसिबल होता है। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम उसको कहते हैं जहां पर आपको गैमीट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, किस प्रोसेस से, मियोसिस से, और गैमीट्स का फ्यूजन देखने को मिलता है। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पर ये दोनों इवेंट आपके क्या होते हैं बच्चा, इन्वॉल्व होते हैं। उस रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल कैसा होगा, एक ऐसा इवेंट जहां पर ना तो फर्टिलाइजेशन देखने को मिले ना मियोसिस देखने को मिले रिप्रोडक्शन में, तो उस तरह के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब यहां अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, मियोसिस नहीं हो रहा, तो फिर ये रिप्रोड्यूस किस तरीके से करते होंगे? तो देखो ये काफी तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे सबसे पहला मेथड होता है एसेक्सुअल स्पोर, जो कि आपको देखने को मिलते हैं बच्चों एल्गी में और किसमें, फंजाई में। ठीक, फिर दूसरा मेथड होता है आपका बडिंग। बडिंग आपको देखने को मिलती है ईस्ट में या फिर आपके बच्चों हाइड्रा में, राइट। जो आपका फ्रेगमेंटेशन होता है आपको देखने को मिलता है फिलामेंटस एल्गी में, फंजाई में, प्रोटोनीमा ऑफ मॉस में आपको देखने को मिलता है, और रीजनरेशन जो है वो आपको देखने को मिलता है बच्चा किसमें, प्लेनेरिया में।
तो ये सारे वो कुछ मेथड्स हैं जिससे जो है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। एसेक्सुअल स्पोर बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, ये वो सारे मेथड्स हैं जो आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आते हैं। बताओ यहां तक किसी को कोई समस्या? क्या सबको अच्छे से समझ में आ गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो अब जरा देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके बाद आता है बच्चा आपका मेटाबॉलिज्म। ठीक, अब तक हमने दो कैरेक्टर पढ़े। दो कैरेक्टर में कौन कौन से बच्चा? एक कैरेक्टर आपका पढ़ा ग्रोथ, एक पढ़ा हमने जो है आपका रिप्रोडक्शन। और हमें ये देखने को मिला कि भैया ना तो ग्रोथ और ना ही रिप्रोडक्शन, दोनों में से एक भी ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है जो कि आपका जो है ट्रू कैरेक्टर कह सकें लिविंग का। क्यों? क्योंकि भैया ग्रोथ में हमने एक चीज देखी कि नॉन लिविंग भी ग्रोथ शो करता है, और रिप्रोडक्शन में हमने एक चीज देखी क्या कि भैया सारे लिविंग्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो दोनों में एक्सेप्शन देखने को मिल गया, इसलिए दोनों ही ट्रू कैरेक्टर नहीं है किसके? लिविंग के। अब जरा मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। तो मैंने आपको मेटाबॉलिज्म के बारे में बताया था कि भैया जितनी भी रिएक्शन आपकी बॉडी में हो रही हैं, यानी कि सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। यानी कि मेरी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उन सबको आप टोटल कर दो, ऐड कर दो, तो उन सारी रिएक्शंस को मिला के कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पर एक सेल ली है, देख रहे हो ए से बी बना और बी से फिर क्या बना आपका एफ बना या फिर जी, कुछ भी बना। अब जरा देखो यहाँ पर आपको E1 E2 दिख रहे हैं, ये क्या है? ये है बच्चा एंजाइम। तो आपकी जो इनसाइड सेल के अंदर जो आपकी कई सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं बच्चा, वो आपकी एंजाइम्स की हेल्प से होती हैं। किसकी हेल्प से होती है? एंजाइम की हेल्प से होती हैं। और देखो जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी चाहे वो आपका यूनिसेलुलर हो, चाहे वो बच्चों आपका मल्टी सेलुलर हो, सारे के सारे शो करते हैं आपका क्या? मेटाबॉलिज्म। बताओ क्या यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई, हाँ या ना? तो क्या आपको समझ में आ गया भैया मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? जितनी भी आपकी बॉडी में रिएक्शंस होती हैं उसको आप मेटाबॉलिज्म कहते हो। और जो रिएक्शंस आपकी बॉडी में हो रही हैं बच्चा, उन रिएक्शंस को कराने में हेल्प करते हैं कौन? आपके एंजाइम्स। और जब मैं सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करता हूं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, वो सब के सब शो करते हैं आपका क्या? मेटाबॉलिज्म। वो सब के सब शो करते हैं आपका बच्चा मेटाबॉलिज्म। अब देखो नॉन लिविंग जो है वो कभी भी क्या नहीं शो कर सकता? मेटाबॉलिज्म शो नहीं कर सकता। ये बात आपको याद रखनी है, राइट? तो नॉन लिविंग आपका जो है वो क्या नहीं शो करते? मेटाबॉलिज्म शो नहीं करते हैं। तो ये हमारा वो सबसे पहला कैरेक्टर होगा जो कि एक्चुअली में डिफाइनिंग कैरेक्टर होगा किसका? लिविंग का। यानी कि देयरफॉर मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग। यानी कि ये वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो विदाउट एनी एक्सेप्शन आपका क्या है? लिविंग कैरेक्टर है। तो आपको याद रखना है मेटाबॉलिज्म जो है आपका डिफाइनिंग कैरेक्टर है किसका? लिविंग का। अब देखो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो आपकी सेल के अंदर भी हो सकती है और आपके टेस्ट ट्यूब में, यानी कि आप लेबोरेट होल्ड ऑन, आप लैब के अंदर जो है क्या कर सकते हो? यार क्या हो गया गले में एकदम? तो देखो आपकी जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो सेल के अंदर भी होती है, और आप चाहो तो किसी लैब के अंदर आप उसको एक टेस्ट ट्यूब में भी करवा सकते हो। जब आप उसको किसी टेस्ट ट्यूब में कराओगे, यानी आर्टिफिशियली करा रहे हो, तो ऐसी इस तरह के हम कहते हैं इन विट्रो। और जब आपकी सेल के अंदर होती है तो हम इसको कहते हैं बच्चा इन वीवो। तो आपको समझ में आ गया मेटाबॉलिक रिएक्शन आपकी सेल में भी हो सकती है, सेल में हो रही है तो आप उसको कहते हो इन वीवो। और अगर आपकी जो है बच्चों टेस्ट ट्यूब में, आप लैब के अंदर टेस्ट ट्यूब में करा रहे हो, लेबोरेटरी, क्या होल्ड ऑन बोला नहीं जा रहा पता नहीं क्यों, हाँ, तो लैब के अंदर जो आप करा रहे हो किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो बच्चा उस तरह उसमें आप क्या कहते हो? इसको कहते हो आप इन विट्रो। देखो अब आगे, तो जो आपकी आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं किसमें? टेस्ट ट्यूब में, वो ना ही तो आपकी लिविंग होती हैं और ना ही आप उनको नॉन लिविंग कंसीडर करते हो। ना ही तो आप उसको लिविंग कंसीडर करते हो, ना ही नॉन लिविंग। अब जरा समझना, जो एक मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है बच्चा, उस मेटाबॉलिक रिएक्शन को कराते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स कैसे हैं? लिविंग। आप करा इसको किसके रहे हो? टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो आप करा इसको सेल के बाहर रहे हो, तो ये कैसी हो गई? आपकी नॉन लिविंग। इसलिए हम इसको जो है मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस जो आप टेस्ट ट्यूब में कराते हो, ना ही तो हम इसको लिविंग मानते हैं, ना ही हम इसको नॉन लिविंग मानते हैं, ठीक है? बट जब आप बात करते हो मेटाबॉलिज्म की, तो मेटाबॉलिज्म क्या है? आपका ट्रू कैरेक्टर है किसका? किसका बच्चों? ट्रू कैरेक्टर है आपका लिविंग का। डिफाइनिंग कैरेक्टर है किसका बच्चों? आपका लिविंग का। अब जरा आगे देखो, इसके बाद आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सेल्स का प्रेजेंट होना। और ये बात मैं आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में भी बताई गई थी भैया। सेल सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को मिलती है किसमें? लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही आपको सेल देखने को मिलती है। इसलिए हम कह सकते हैं जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है
वो जो है क्या है, आपका डिफाइनिंग कैरेक्टर है किसका बच्चा, आपके लिविंग का। क्या आपको ये बात समझ में आ गई, हाँ या ना? याद है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में आपसे एक सवाल पूछा गया था, जरा बताओ कि अगर किसी के पास एक सेल है, यानी कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्या वो इंडिपेंडेंट लिविंग शो कर सकता है? तो उसका आंसर आया था हाँ। क्यों? क्योंकि उसके पास एक कंप्लीट सेल्फ प्रेजेंट है, यानी कि वो सारे के सारे काम जो है वो खुद से स्वयं से कर सकता है, विदाउट किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहिए, खुद से कर सकता है, इंडिपेंडेंटली जो है वो जिंदा रह सकता है। समझ रहे हो? ये जो है उसका आंसर आया था, और इसका आंसर यही तो था, क्यों जिंदा रह पा रहा था? क्यों? क्योंकि अपने आप में कंप्लीट सेल थी। ठीक है। और अगर कोई भी एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो सेल से कम है, यानी कि 1/4 3/4, तो वो इंडिपेंडेंट लिविंग शो नहीं कर सकता। मिनिमम एक सेल चाहिए इंडिपेंडेंट लिविंग शो करने के लिए। अब जरा आगे देखो, अगला जो कैरेक्टर आता है बच्चा, वो आता है कॉन्शियसनेस। क्या होती है कॉन्शियसनेस, जरा मुझे बताना। जरा एक सिनेरियो लेते हैं, समझना। आप कहीं बाजार में बाहर गए, ठीक है। होता क्या है, आप बाजार में गए, ठीक है, और जो है कोई पीछे से आया और एकदम से आपको धक्का मार देता है। तो जैसे कोई धक्का मारेगा, आप पीछे इस तरीके से मुड़ के देखोगे, देखोगे नहीं देखोगे? तो जरा एक चीज समझना, आपके लिए जो जो किसी इंसान आया जिसने आपको धक्का मारा, वो क्या है, वो थी आपके लिए एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। समझ रहे हो? जिसको आपने क्या करा, सेंस करा कि भाई मुझे धक्का लगा है, और फिर आपने क्या करा, इसी स्टिमुलाई के लिए रेस्पॉन्स करा। आपने पीछे मुड़ के देखा, यार ऐसा क्या हुआ कि किसी ने मुझे धक्का मारा। समझ रहे हो? इसी को आप कहते हो कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस क्या हुई, एबिलिटी टू सेंस सराउंडिंग एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, यानी कि जो आपके एनवायरमेंटल, आपके जो सराउंडिंग एनवायरमेंट में कोई भी स्टिमुलाई, स्टिमुलाई का मतलब क्या होता है, चेंज बच्चा। कोई भी आपको जो चेंज देखने को मिला, जैसे आपको धक्का मारा तो एक चेंज हुआ ना आपकी, तो इसको आप सेंस करो और इसके प्रति आप रेस्पॉन्ड करो। समझ रहे हो? इसको आप कहते हो कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस जो होती है बच्चा, वो किसका फीचर है, आपका लिविंग का फीचर है। जितने भी आप लिविंग देखोगे वो सारे के सारे क्या शो करते हैं, आपका कॉन्शियसनेस शो करते हैं। जैसे कि देखो, आपको देखने को मिलते हैं सीजनल ब्रीडर। सीजनल ब्रीडर यानी कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन में क्या करते हैं, ब्रीड करते हैं। तो उन्होंने सेंस कराना भाई कि सीजन चेंज हो गया और अब समय आ गया है ब्रीडिंग करने का। तो फिर देखो, एक होता है बच्चा आपका फोटो पीरियोडिज्म, यानी कि कुछ प्लांट्स परफॉर्म करते हैं फ्लावरिंग किसी पर्टिकुलर सीजन में, इसको आप कहते हो फोटो पीरियोडिज्म। ठीक है। तो ये सब कॉन्शियसनेस के अंदर ही तो आ रहे हैं। देखो, फिर जब ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन में आपको देखने को मिलती है बच्चा सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस आपको ह्यूमन में देखने को मिलती है, यानी कि हम क्या करते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं किसकी तरफ, एक्सटर्नल स्टिमुलाई की तरफ। हम प्रिडिक्ट भी कर पाते हैं कि पॉसिबल चेंजेस क्या हैं, और उसके लिए हम प्रिपेयर भी अपने आप को कर लेते हैं। समझ रहे हो? इसी को आप कहते हो सेल्फ कॉन्शियसनेस। अब जरा देखो, कभी आपने कोई एक इंसान देखा है जो ब्रेन डेड हो? ब्रेन डेड मतलब कोमा पेशेंट, यानी कि कोई एक ऐसा पेशेंट है, उसका एक्सीडेंट हुआ और वो कोमा में चला गया। अब अगर वो कोमा में चला गया, तो जरा एक बात बताना, आप जाना उसके पास और आप उसको चिमटी काटना, ठीक है। तो आप जब आप उसको चिमटी काटोगे, तो आप एक चीज देखोगे कि वहां से कोई रेस्पॉन्स नहीं आएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यार ये तो मर गया? नहीं बच्चा, जरा समझना। आप ऐसे में क्या कहोगे कि भैया इसमें कॉन्शियसनेस तो प्रेजेंट है, बट इसने सेल्फ कॉन्शियसनेस खो दी है। समझ रहे हो? उसने क्या कर दिया बच्चा, सेल्फ कॉन्शियसनेस को खो दिया है। यानी कि ब्रेन डेड कोमा पेशेंट में कॉन्शियसनेस तो प्रेजेंट है, बट सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है, आपकी एब्सेंट है। यानी कि हुआ क्या इस केस में, इस केस में ये हुआ कि भैया कोमा में जाने से क्या हुआ, उसके जो डिफरेंट ऑर्गन्स है उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो उसमें क्या है, हिल गया है उस व्यक्ति के अंदर जो कोमा में है। इसलिए वहां पर सेल्फ कॉन्शियसनेस आपको एब्सेंट देखने को मिलती है। राइट? तो देख रहे हो, लॉस्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। तो जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनके अंदर कोऑर्डिनेशन क्या है, वो खो गया है ब्रेन डेड कोमा में जाने की वजह से। तो वहां सेल्फ कॉन्शियसनेस तो एब्सेंट है, बट कॉन्शियसनेस आपकी प्रेजेंट होती है। राइट? आपको समझ में आ गया? अब हम आगे बढ़े। अब जरा देखो, तो हमें इससे क्या पता लगा, हम यहाँ पर एक समरी दे सकते हैं क्या, कि भैया ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों के दोनों आपके डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है किसके, लिविंग के, बट मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, ये वो सारे फीचर्स हैं जो आपके डिफाइनिंग फीचर हैं किसके बच्चा, आपके लिविंग के। यानी कि लिविंग के अंदर ये सारे के सारे फीचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, डिफाइनिंग फीचर हैं किसके, लिविंग के। राइट? आप याद रखोगे, ये समरी याद रखना बहुत जरूरी है। भैया ग्रोथ रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है किसके, लिविंग के, बट मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, ये सारे के सारे डिफाइनिंग कैरेक्टर हैं बच्चा किसके, आपके लिविंग के। अब जरा आगे बढ़ते हैं, जरा देखो, तो डिफाइन डेफिनेशन हम लिविंग की क्या लिख सकते हैं।
तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको कह रहे हैं जो अपने आप को भैया रेप्लिकेट कर ले, 1 से 2 कर ले, ठीक है, अपने आप इवॉल्व कर ले, अपने आप को जो है बच्चा क्या कर ले, रेगुलेट कर ले। और अगर कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई यानी कि आसपास सराउंडिंग में कोई भी चेंज होता है तो उसके प्रति रेस्पॉन्स शो कर ले, उसको हम कहते हैं आपका क्या बच्चा, लिविंग, उसको हम कहते हैं लिविंग। तो लिविंग की डेफिनेशन क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म वो है जो अपने आप को रेप्लिकेट कर ले, यानी कि रिप्रोडक्शन 1 से 2 हो जाए, अपने आप को इवॉल्व करता रहे, अपने आप ही क्या कर ले, रेगुलेशन कर ले, अपना सारी चीजें कर ले, और आप अगर कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई मिलती है तो उसके प्रति रेस्पॉन्स शो करे, ठीक। तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन बच्चों किसकी, लिविंग की। अब जरा आगे देखो, जब आप अपने इस लिविंग वर्ल्ड की बात करते हो तो यहाँ पर आपको भिन्न 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 प्रकार की प्रजातियां देखने को मिलती हैं। इसको आप क्या कर रहे हो, डाइवर्सिटी देख रहे हो। अपने आसपास देखो, बाहर जाओगे तो आपको गिलहरी दिख रही है, आपको कबूतर दिख रहा है, आपको जो है क्या दिख रहा है, आपको क्रो दिख रहा है, आपको शायद हैन भी दिख रही हो, समझ रहे हो। तो इतनी सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है, इसको क्या कर रहे हो, डाइवर्सिटी। तो अगला टॉपिक हमारा यही है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जो कि आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। जब आप वर्ल्ड में देखते हो तो आपको क्या देखने को मिलती है, लार्ज वैरायटी देखने को मिलती है किसकी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। जब भी आप इस दुनिया को देखते हो अपनी इन खुली आंखों से तो आपको क्या देखने को मिलती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बहुत ही ज्यादा वैरायटी देखने को मिलती है। जैसे कि देखो, प्लांट्स और एनिमल्स, इनको तो आप अपनी नेकेड आइज से देख सकते हो। अब देख रहे हो इस समय नेकेड का मतलब क्या होता है, नंगी आंख है ठीक है, नग्न आंख है। तो अब देख रहे हो मेरी इन आंखों से अगर मैं कहीं पर देखता हूं तो मुझे प्लांट भी दिखेगा, मुझे एनिमल भी दिखेगा, मुझे गधा भी दिखेगा, मुझे आम का पेड़ भी दिखेगा। बट जब मैं बात करता हूं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि सपोज करो मैं अपने इस हाथ को देख रहा हूं तो इस समय इस पर बैक्टीरिया प्रेजेंट है, बट मैं अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकता इनको, खुली आंखों से नहीं देख सकता मैं इनको। मुझे इसको देखने के लिए क्या लगेगा, इन बैक्टीरिया को देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप लगेगा, समझ रहे हो। तो देख रहे हो कितनी सारी जो है क्या है, विविधता यानी कि डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आपको देखने को मिलते हैं, बट आप उनको नेकेड आइज से नहीं देख सकते। नेकेड आइज से आप किसको देख सकते हो, प्लांट और एनिमल को। अब जरा देखो ध्यान से, ये जो प्लांट, एनिमल्स और जो भी ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा स्पीशीज को, ये रिप्रेजेंट करते हैं स्पीशीज को। जैसे अगर मैं बात करता हूं तो अपने बारे में, हम कौन है, हम बच्चा ह्यूमन है, ह्यूमन मतलब होमोसेपियंस है, समझ रहे हो। तो हम अपने आप में क्या है, एक स्पीशीज है। तो आप कोई प्लांट देख रहे हो, कोई एनिमल देख रहे हो, जैसे आप मैंगो देख रहे हो तो मैंगो अपने आप में क्या है, स्पीशीज है, समझ रहे हो। जो आप डंकी देख रहे हो वो क्या है, अपने आप में एक स्पीशीज है। तो देख रहे हो। और जब मैं बात करता हूं इस दुनिया में तो लगभग 1.7 से लेके 1.8 मिलियन स्पीशीज को हम जानते हैं और हम उनको डिस्क्राइब कर चुके हैं। इतनी स्पीशीज को हम जानते हैं और डिस्क्राइब कर चुके हैं, 1.7 से लेके 1.8 मिलियन। इसका मतलब है 17 लाख से लेके 18 लाख, 17 लाख से लेके 18 लाख तक स्पीशीज को हम जानते हैं और हम उनको डिस्क्राइब कर चुके हैं, समझ रहे हो, उनका नाम दे चुके हैं उनको, समझ रहे हो। अब जरा देखो, ये जो इतने तरह के ऑर्गेनिज्म और इतने नंबर में जो प्रेजेंट है अर्थ पर, इसी को आप कहते हो बायोडाइवर्सिटी। द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, इसी को आप कहते हो बच्चा बायोडाइवर्सिटी। क्या कहते हो, बायोडाइवर्सिटी। बायो का मतलब क्या है बच्चा, लाइफ। डाइवर्सिटी मतलब क्या है, आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप वेराइटीज, यानी कि ये जो लाइफ के अंदर आपको वेराइटीज मिल रही है, लाइफ मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में इतनी सारी वेराइटी आपको देखने को मिलती है, इसी को आप कहते हो बायोडाइवर्सिटी। बायोलॉजी में हर टर्म अपने आप को डिफाइन करती है। बायो का मतलब होता है बच्चा लिविंग, लाइफ, समझ रहे हो। बायोलॉजी नहीं कहते आप, द स्टडी ऑफ लाइफ या स्टडी ऑफ लिविंग, इसी को आप कहते हो बायोलॉजी, ठीक है। और डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, वैरायटी, यानी कि ये जो जितनी भी आपको वैरायटी लिविंग्स में देखने को मिल रही है, इसी को आप कहते हो बायोडाइवर्सिटी। अब एक जरा बात समझना, अब आप एक्सप्लोर करो, या तो आप नए एरिया को एक्सप्लोर करो, चाहे आप किसी ओल्ड एरिया में जाओ, आप हमेशा देखोगे कि आपको नए नए ऑर्गेनिज्म मिलते रहेंगे। सपोज करो मैं आपको लेके गया लद्दाख, ठीक है। जब आप मेरे साथ लद्दाख गए तो आपने वहां डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट देखे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल देखे। ये थी हमारी पहली ट्रिप लद्दाख की। बट मैं आपको जब सेकंड टाइम लेके गया तो आप देखोगे कि वहां आपको जो है कुछ और भी एनिमल्स और कुछ और भी प्लांट्स देखने को मिलेंगे। तो इससे हमें एक बात पता लगती है, चाहे हम पहली बार किसी एरिया में जाएं या फिर हम जो है मल्टीपल टाइम्स किसी एरिया में जाएं, जब जब हम जाएंगे हर बार हमें जो है नए नए ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे। हम नए नए ऑर्गेनिजम्स को क्या करेंगे बच्चा, आपके आइडेंटिफाई करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो जब जब आप किसी भी नए एरिया को या फिर आप किसी पुराने एरिया को एक्सप्लोर करते हो तो आप क्या देखते हो, ये आपको जो है नए ऑर्गेनिजम्स को आप आइडेंटिफाई करते हो और ये आइडेंटिफिकेशन बच्चा कंटिन्यूअसली चलता रहता है।
आप सोचो ये अर्थ इतनी बड़ी है, समझ रहे हो? इवोल्यूशन में हम क्या कहते हैं, अर्थ इज जस्ट लाइक अ स्पैक, यानी कि एक बिंदु मात्र है अर्थ, समझ रहे हो? इस पूरे यूनिवर्स के आगे एक बिंदु मात्र, एक बिंदु मात्र। और सोचो उस बिंदु मात्र के अंदर ये अर्थ जिसको हम इतना बड़ा मानते हैं, समझ रहे हो? इसके अंदर ना जाने कितने ही सारे जो हैं बच्चे ऑर्गेनिज्म हैं अभी जिनको हमें आइडेंटिफाई करना है। अब जरा आगे देखो, चलो देखो मिलियंस ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स, जरा देखना एक बात बताना, जब भी आप अपने एरिया में रहते हो आपके कुछ एनिमल्स मिलते होंगे, कुछ प्लांट मिलते होंगे, हम क्या करते हैं, हम उनको लोकल नेम्स दे देते हैं, कुछ अपने मन से दे देते हैं, भैया ये जैसे सपोज करता हूँ, एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, मोस्टली शायद मैं यही एग्जांपल लेता हूँ जब जब मैं पढ़ाता हूँ, मैं लेता हूँ पानी पूरी का एग्जांपल। जरा समझना, किसी एरिया में तो पानी पूरी कहते हैं, कुछ जगहों पर इसी को टिकिया कहते हैं, कुछ जगह पर इन्हीं को गोलगप्पे कहते हैं। तो जब हम जो है कोलकाता साइड जाते हैं, यानी जब हम बंगाल साइड जाते हैं बच्चा, तो पता है वहां पर इनको क्या कहते हैं, वहां पर शायद इनको पुचका कहते हैं। तो देख रहे हो, है वही चीज, टिकिया कह लो, गोलगप्पे कह लो, पानी पूरी कह लो, आपके क्या कहते हैं, पुचका पुचका कह लो, तो ये सब क्या है, वो सेम चीज है, बट फर्क इतना है कि जगह जगह के हिसाब से उनको अलग अलग लोकल नेम्स दे दिए गए। ठीक है, अब जरा सपोज करते हैं एनिमल्स और प्लांट के केस में, मुझे यहाँ कोई जैसे मिलता है मैंगो, ठीक है, अब सपोज करो मैं यहाँ पर आम कह रहा हूँ उसको, सपोज करो कहीं आप स्पेन में गए, स्पेन में जो है उसको कुछ और ही कह रहे हैं, समझ रहे हो? स्पेन में सपोज करो वो उसको कुछ और ही कह रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। यानी कि आप जो है उसी एक ही सेम आम है, फर्क इतना है इंडिया में आप आम कह रहे हो, स्पेन में कुछ उसे XYZ कह रहे हो, तो इससे क्या होगा, दोनों जगह पर अलग अलग नाम होंगे। तो आप क्या है, आप अगर उनको करते हो आगे नाम, तो आप एक चीज देखने को आप क्या सोचोगे कि यार यहाँ एक अलग चीज है, यहाँ एक अलग चीज है, यानी कि एक ही चीज को आप दो बार काउंट कर गए अलग अलग नेम्स की वजह से। इससे क्या होती है, कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो इसलिए हमें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जिसमें हम जो है किसी भी एक स्पीशीज को लें और उसका नाम कर सकें, उसका नाम जो है एक साइंटिफिक नेम रखा जा सके, इसी को कहते हैं नॉमेनक्लेचर। और इसीलिए हमें जो है नॉमेनक्लेचर की इसलिए हमें जो है नॉमेनक्लेचर की जरूरत पड़ी इस वर्ल्ड के अंदर। क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि लोकल जगह पर अलग अलग नाम लोगों ने रख दिए उसी सेम चीज के, तो जब हम उसको काउंट करते तो दो दो बार काउंट हो जाती भैया वही चीज, समझ रहे हो? क्योंकि अलग अलग नाम की वजह से, बट एक्चुअल में तो वो सेम चीज है। तो इसलिए हमने क्या करा, एक ऐसा सिस्टम लेके आए जिसमें भाई सब चीजों का नाम एक साइंटिफिक नेम रखो, जिससे कि कोई भी साइंटिस्ट अगर स्पेन जाए, इंडिया आए, बांग्लादेश जाए, एंटार्क्टिका जाए, कहीं भी जाए वो दुनिया में, समझ रहे हो, उसको वो सेम ही नाम मिले, जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो देखो मिलियंस ऑफ प्लांट और एनिमल्स हैं और उनके बच्चे लोकल नेम है, ठीक है, और जो कि आपके बदलते रहते हैं जैसे जैसे आप जगह बदलते हो। जैसा मैंने बताया आपको, यहाँ पर इंडिया में कुछ और कह रहे हैं, स्पेन में कुछ और कह रहे होंगे, शायद अगर आप किसी कैरेबियन आइलैंड में जाओ तो क्या पता वहां की उसको कुछ और कह रहे हो। तो इससे क्या होगा, आपकी कंफ्यूजन क्रिएट होगी, बहुत ज्यादा जो है आपकी कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। इसलिए जो है मैं किस चीज की जरूरत थी, इसलिए जो नेमिंग थी आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, इसको भैया स्टैंडर्डाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी था। यानी कि जो पर्टिकुलर आपके ऑर्गेनिज्म है जिसको जो है आपके सेम नेम से जाना जाए पूरी की पूरी दुनिया में, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर। तो क्या आपको समझ में आ गया नॉमेनक्लेचर हम किसको कहते हैं? यानी कि जो एक आपकी स्पीशीज है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, एक पर्टिकुलर स्पीशीज है, उसको भैया पूरी की पूरी दुनिया में एक ही नाम दिया जाए, जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं बच्चा नॉमेनक्लेचर। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि लोगों ने एक ही चीज के अलग 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 नाम रख दिए थे। इससे क्या हो रही थी, कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी, और इसी कंफ्यूजन को दूर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, इसलिए हमें नॉमेनक्लेचर की नीड महसूस हुई। तो क्या आपको समझ में आ गया? अब हम आगे बढ़े तो जरा देखो, तो देखो बिफोर नेमिंग, अब भैया किसी चीज को भी नाम करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस ऑर्गेनिज्म को भैया डिस्क्राइब करना पड़ेगा करेक्टली, और इसी को आप कहते हो आइडेंटिफिकेशन। इसी को आप कहते हो बच्चा क्या, आइडेंटिफिकेशन। यानी कि मुझे किसी को नाम देना है तो सबसे पहले भैया मैं उसको आइडेंटिफाई तो कर लूं। ऐसा थोड़ी है मैं कुछ भी हवा में नाम देता रहूंगा, घर में बैठे बैठे मैं किसी चीज का नाम रखता रहूंगा, ऐसा तो नहीं होगा। ये सबसे पहले तो मुझे उस ऑर्गेनिज्म को ढूंढना पड़ेगा और उसे करेक्टली डिस्क्राइब करना पड़ेगा। इसी को आप कहते हो आइडेंटिफिकेशन। यानी कि सबसे पहले मुझे स्पीशीज की आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद ही उसका क्या हो सकता है, नामकरण हो सकता है, उसके बाद ही उसका नॉमेनक्लेचर हो सकता है। अब जरा देखो नॉमेनक्लेचर के, नामकरण के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। एनिमल्स के लिए रूल्स कौन डिसाइड करता है और प्लांट्स के लिए कौन करता है? जरा देखो एनिमल्स के लिए रूल्स
आपके ICZN के अकॉर्डिंग चलते हैं, यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। यानी कि आईसी, जब भी मुझे किसी भी एनिमल का नॉमेनक्लेचर करना है तो मुझे ICZN के रूल्स को क्या करना पड़ेगा बच्चा, फॉलो करना पड़ेगा। किसके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, ICZN के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। जब मैं बात करता हूं प्लांट के लिए नॉमेनक्लेचर करने की तो मुझे ICBN के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। इसी तरीके से वायरस का भी होता है, बट आपके में दे नहीं रखा है, ठीक है। तो आप याद रखोगे बच्चा क्या, कि भैया जो नॉमेनक्लेचर के रूल्स हैं वो प्लांट और एनिमल्स दोनों के लिए अलग अलग हैं। जब मैं एनिमल्स के नॉमेनक्लेचर की रूल की बात करता हूं तो आपको ICZN को फॉलो करना पड़ेगा। इसकी फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म याद रखनी है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। और प्लांट के लिए मुझे किसके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, ICBN को फॉलो करना पड़ेगा, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ये फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, याद रखनी है आपको एज इट इज। अब जरा आगे देखो, जब मैं बात करता हूं बच्चा, एक आता है आपका बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है बाइनोमियल, यानी कि इसके अंदर टू कंपोनेंट्स होंगे। बाई का मतलब क्या होता है, दो। देखो ये किसने दिया था, गिवन बाय, साइंटिस्ट का नाम है बच्चा कैरोलस लीनियस। तो भैया कैरोलस लीनियस जो भाई साहब थे उन्होंने ये नाम दिया था, और इन्होंने सारे ही काम दो दो के रूप में करे थे। जैसे कि इन्होंने अपना जो नॉमेनक्लेचर दिया उसमें क्या करा, इन्होंने दो कंपोनेंट को शामिल करा, इसलिए बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर हुआ। इन्होंने जब बुक लिखने की बारी आई तो इन्होंने दो बुक्स लिखी। दो बुक्स कौन कौन सी, जरा देखो। इन्होंने दो बुक्स लिखी, एक लिखी थी बच्चा एनिमल नॉमेनक्लेचर पर, एक लिखी थी प्लांट नॉमेनक्लेचर पर। एनिमल नॉमेनक्लेचर पर जो बुक लिखी उसका नाम था सिस्टेमा नेचुरई। क्या नाम था बच्चों, उसका नाम था सिस्टेमा नेचुरई। और जो इन्होंने प्लांट नॉमेनक्लेचर पर बुक लिखी उसका नाम था बच्चा स्पीशीज प्लांटेरम। क्या नाम था, स्पीशीज प्लांटेरम। तो आप याद रखोगे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, इसको बाइनोमियल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक ये इंक्लूड करते हैं जीनस को, एक इंक्लूड करते हैं ये स्पीशीज को, ठीक है। तो इन्होंने दो बुक्स लिखी, एक एनिमल नॉमेनक्लेचर के लिए, एक प्लांट नॉमेनक्लेचर के लिए। एनिमल नॉमेनक्लेचर के लिए जो बुक लिखी उसका नाम था सिस्टेमा नेचुरई। जो प्लांट नॉमेनक्लेचर के लिए बुक लिखी थी बच्चा उसका नाम था आपका क्या, स्पीशीज प्लांटेरम, स्पीशीज प्लांटेरम, ठीक है। देखो नाम से ही पता लग रहा है प्लांटेरम, प्लांटेरम मतलब प्लांट नॉमेनक्लेचर के लिए, और एनिमल के लिए सिस्टेमा नेचुरई। अब जरा देखो, जो भी नाम जो है इस नॉमेनक्लेचर के थ्रू आप जब इसको डिस्क्राइब करते हो, नामकरण करते हो, तो भैया इसमें दो कंपोनेंट आते हैं। एक आता है जेनरिक नेम जिसको आप कहते हो नेम ऑफ अ जीनस, दूसरा इसके अंदर आता है भैया स्पेसिफिक एपिथेट, या फिर इसी को कहते हो आप स्पीशीज। यानी कि जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का नाम लिख रहे हो अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, तो आपको उसके अंदर दोनों चीजें डिफाइन करनी है उसकी। एक आपको उसका जो है जीनस बताना है, और आपको दूसरा क्या बताना है, उसकी स्पीशीज को डिफाइन करना है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के फॉर्म में देखते हैं बच्चा मैंगो का, तो हमने एग्जाम्पल लिया यहाँ पर मैंगो का। मैंगो का नाम किस तरीके से लिखा जाएगा, तो मैंगो का नाम लिखा जाता है बच्चा इस तरीके से, मैंजीफेरा इंडिका और आपका लिन। अब जरा ध्यान से समझना, ये जो आपको मैंजीफेरा दिख रहा है ये है इसका जीनस, और इसका जो फर्स्ट लेटर होता है बच्चा वो होता है कैपिटल। अब इसके बाद जो भी नाम लिखे जाएंगे जीनस के अंदर, यानी कि जीनस का पहला लेटर आपका कैपिटल होगा, राइट। अब जीनस का पहला लेटर कैपिटल करने के बाद बाकी जो बचा कुछ लेटर्स हैं किसके, जीनस के, वो सारे के सारे स्मॉल में लिखे जाएंगे। तो स्पीशीज के लेटर हैं सारे के सारे वो स्मॉल में लिखे जाएंगे, राइट। अब जरा देखो, तो इसके अंदर दो चीजें आती हैं भैया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, एक तो आप डिफाइन करते हो जीनस, दूसरा डिफाइन करते हो स्पीशीज। तो मैंगो के केस में मैंगो का जीनस है मैंजीफेरा, इसका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा। तो आप याद रखोगे जब भी आप किसी का बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिख रहे हो तो पहला जो लेटर होगा वो होगा आपका बच्चा कैपिटल, पहला लेटर कैपिटल होगा, और बाकी जितने भी लेटर्स लिखे जाने हैं फिर बच्चे कुछ जीनस के हो चाहे वो स्पीशीज के हो वो सारे स्मॉल में लिखे जाएंगे। तो देखो इंडिका क्या है, आपकी मैंगो की स्पीशीज है, और जो इसका फर्स्ट लेटर है वो क्या है बच्चा, आपका स्मॉल है, राइट। वैसे मैंने आपने रूल्स मैंने बोल के बता दिया। और ये जो आपको लिन दिख रहा है ना, पता है क्या इंडिकेट करता है कि भैया ये जो स्पीशीज है इसकी किसके द्वारा डिस्क्राइब करी गई है, यानी कि नाम किसके द्वारा दिया गया, समझ रहे हो। तो ये दिया गया बच्चा लीनियस के द्वारा। लीनियस नहीं क्या कर रहा है, इसका आइडेंटिफिकेशन और देन नॉमेनक्लेचर। तो ये है, ये दिखाता है आपको बच्चा, ये जो लास्ट वाला वर्ड है लिन, ये इंडिकेट करता है भैया किसने डिस्क्राइब करी है। तो लीनियस ने डिस्क्राइब करी है इसलिए लिन लिख दिया, इसके लिए कोई रूल नहीं चलता बच्चा। जो रूल्स की बात करते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए वो आपका लिखा जाता है किसके लिए,
जीनस और स्पीशीज के लिए, जिसमें आपको याद रखना है जीनस का पहला लेटर कैपिटल होगा, फिर बाकी बचे कुछ जो जीनस के लेटर हैं वो सारे स्मॉल होंगे, और स्पीशीज के सारे जो लेटर्स हैं वो आपके स्मॉल होंगे। तो ये होता है बच्चा आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स। मैं आपको बता देता हूं, जरा देख लो रूल्स। रूल्स क्या है बच्चा, ईच नेम के दो कंपोनेंट होते हैं भैया, एक होता है जेनरिक नेम यानी कि जीनस, दूसरा होता है भैया स्पीशीज यानी कि स्पेसिफिक एपिथेट। जो सेकंड रूल है वो क्या भैया, जो जेनरिक नेम है जीनस का जो नेम है उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो आपका कैसा होगा, कैपिटल लिखा जाएगा, बाकी स्पीशीज का जो फर्स्ट लेटर होगा वो आपका स्मॉल लिखा जाएगा, और बाकी सारे दोनों के लेटर आपके स्मॉल ही रहते हैं। जो आप बायोलॉजिकल नेम देखते हो बच्चा वो आपके लैटिन लैंग्वेज के हैं, बट आपके जो है प्रिंटेड किस में करे जाते हैं, इटैलिक्स में प्रिंटेड करे जाते हैं। जब भी आप किसी बुक में लिखे देखोगे तो आप देखोगे कि भैया जो उनका प्रिंट हुआ है वो आपका इटैलिक्स में हुआ है, बट जो उनका ओरिजिन है, जो उनका ड्राइव कराए गए हैं वो शब्द वो आपके लैटिन लैंग्वेज से ड्राइव करे गए हैं। और अगर आप किसी के भी नेम के बायोलॉजिकल नेम लिखना चाह रहे हो बायनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल से हैंड रिटन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हैंड रिटन जब आप लिखोगे तो आप उसको सेपरेटली अंडरलाइन करोगे। जैसे कि यहाँ देखो मेंजीफेरा को अंडरलाइन करा, फिर इंडिका को अंडरलाइन करा गया है। ठीक है, आपको दिख रहा है क्लियरली, मैं हटूं एक बार। तो आपको ये चारों रूल्स हैं ये आपको याद रखने हैं, ये आपसे एज इट इज पूछ लिए जाएंगे कि भैया बता दो इनमें से ऐसा कौन सा रूल है जो कि आपका बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नहीं है। तो आपको याद रखना है पहला रूल क्या है, जितने भी आप नेम लिखते हो बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग उसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है जीनस यानी कि जेनरिक नेम, दूसरा होता है स्पीशीज यानी कि स्पेसिफिक एपिथेट। जो जेनरिक नेम का पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है, फिर बाकी सारे स्मॉल होते हैं। जो स्पीशीज का फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल होता है और बाकी लेटर्स भी आपके स्मॉल होते हैं। बायोलॉजिकल नेम जो है बच्चा वो लैटिन लैंग्वेज से ड्राइव करे गए हैं, बट उनको प्रिंट करा जाता है इटैलिक्स में। और अगर आप नेम को हैंड रिटन यानी कि हाथ से लिख रहे हो, प्रिंट नहीं कर रहे हो, अगर प्रिंट करते तो इटैलिक्स में करते, और अगर हाथ से लिख रहे हो तो आपको स्पीशीज और जीनस दोनों को जो है क्या करना है, अलग से आपको क्या करना है, उनको अंडरलाइन करना है। ऐसा नहीं है कि भैया आप एक लाइन स्टार्ट करो पूरी लाइन खींच दो, नहीं, जीनस की अलग लाइन होगी, स्पीशीज की अलग लाइन होगी, यानी कि सेपरेटली अंडरलाइन करना है। वो पता है क्या कर सकते हैं आपके साथ, ऐसे ही इन चारों रूल्स के बेसिस पर आपको मेंजीफेरा इंडिका के ही नाम लिख के दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे एक बात बताओ बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा नेम है जो एक्चुअल में सही तरीके से यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, और देखो मैंने यहां पर आपको बता दिया नोट डलवा के कि भैया जो साइंटिस्ट का नाम है ना वो हमेशा आपके स्पीशीज के बाद आता है, स्पेसिफिक एपिथेट के बाद आपका आता है। अब जरा बात करते हैं बच्चा क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन क्या होता है सर, एक क्लासिफिकेशन यानी कि आपको कुछ चीजें दे दी गई और कहा गया अब इनको क्लासिफाई कर लो। क्लासिफाई का मतलब ये होता है भैया कि कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पर जो मुझे दिख रहे हैं उनके बेसिस पर मैं इनको कुछ कैटेगरीज में डाल दूं जिससे कि मैं इनकी स्टडी को बहुत आसान कर सकूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज करो मेरी कोचिंग है, ठीक है, उसके अंदर बच्चे पढ़ने आते हैं नीट के, ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने उनको यार क्लासिफाई करने का तरीका ढूंढ लिया। क्या मैंने ऐसे क्लासिफाई करा, किसका फर्स्ट टाइम ड्रॉप है, किसका सेकंड टाइम ड्रॉप है, कौन जो है 12th के साथ दे रहा है, कौन किसी का थर्ड ड्रॉप है, किसका फोर्थ ड्रॉप है, समझ रहे हो, तो किसका फिफ्थ ड्रॉप है, कभी भाई फिफ्थ ड्रॉप भी लेते हैं नीट वाले, ठीक है। तो भाई इसके बेसिस पर मैं क्लासिफाई कर सकता हूँ। दूसरा, मैंने कुछ बच्चों का टेस्ट लिया तो मैंने देखा कि यार नंबर सबके अलग अलग आए, तो मैंने रेंज बना दी कि भाई 400 से 500 में कितने आते हैं, 500 से 600 में कितने हैं, 600 से 650 में कितने, और 650 से 700 के बीच में कितने, और 700 प्लस कितने हैं। तो देख लो इन सारी कैटेगरीज से क्या हो गया, मेरे लिए इनको थोड़ा स्टडी करना आसान हो गया। मुझे पता लग गया यार जो 600 से ऊपर वाला बच्चा बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, ठीक है, इसको बस थोड़ा सा पुश करना और ये अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। बट जो 500 से 600 वाला है उस बच्चे पर जो है मुझे बहुत खास नजर रखनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि वो बच्चा लाइन पे चल रहा है, बट वो थिन लाइन पे चल रहा है, वो थोड़ा इधर हुआ वो सिलेक्शन से बाहर हो जाएगा, समझ रहे हो। बट जो 400 से लेके 500 वाला है वो थोड़ा आउट ऑफ द लाइन चल रहा है, उसको मुझे लाइन में लेके आना है। तो इससे क्या हुआ, मेरे लिए स्टडी करना आसान हो गया, समझ रहे हो, इसलिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। अब जरा देखो तो क्लासिफिकेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग एनीथिंग, भैया किसी भी चीज को आप ग्रुप कर दो वही क्लासिफिकेशन है। अब कैटेगरीज आप कोई भी बना सकते हो, तो आप क्या करते हो, इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज, और आप भैया उनको कन्वीनियंट कैटेगरीज में उनको जो है क्या करते हो, क्लासिफाई करते हो, ग्रुपिंग करते हो। जैसे कि मैंने बनाई ना कन्वीनियंट कैटेगरी भैया 600 से 700 वाली, कि भैया ये तो टॉपर हैं, इनको तो जस्ट पुश करना है, यानी कि इन पर ज्यादा नजर नहीं रखनी है, इन पर इतना ध्यान नहीं देना है,
बट उनको चेक करते रहना है समय समय पर जो 500 से 600 वाले हैं वो नाजुक हैं, वो थोड़ा सा इधर होगा और गेम उनका बिगड़ जाएगा, समझ रहे हो? तो उन पर क्रिटिकल केयर रखनी है जिससे कि उनको भी 600 प्लस वाला बनाया जा सके। तो भैया ये किसके बेसिस पर करोगे? बेस्ड ऑन सम ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। तो भैया जो ऑब्जर्व करे जा सकेंगे कैरेक्टर्स उनके बेसिस पर ही तो आप उनको कन्वीनियंट कैटेगरीज में डिवाइड करोगे, ग्रुपिंग करोगे उनकी, और इसी पूरी प्रोसेस को कहते हैं क्लासिफिकेशन। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई और जो मैंने एग्जाम्पल दिया उससे आपके दिमाग में सेट हो गई होगी डेफिनेशन। देखो चीजें समझने पर फोकस करो, मजा आएगा पढ़ने में। अगर हर चीज को रटने में ध्यान दोगे ना तो भाई बहुत बेकार हो जाएगा, मतलब सिस्टम मिल जाएगा भाई, सिस्टम मिल जाएगा सिस्टम। अब देखो आगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है बच्चा? एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, ठीक है? एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, यानी कि एक प्रोसेस में आप एक स्टेप में आप किसी चीज को क्लासिफाई नहीं कर सकते, आपको मल्टीपल स्टेप्स में क्लासिफाई करना पड़ता है। एंड और जो ईच स्टेप होती है बच्चा वो किसी एक कैटेगरी को क्या करती है? दर्शाती है, किसी एक कैटेगरी को दर्शाती है। और जब मैं बात करता हूं नॉमेनक्लेचर के केस में बच्चा, तो आपको 7 मेन कैटेगरीज देखने को मिलती हैं जो कि आपकी रियल या फिर ऑब्लिगेट होती हैं, समझ रहे हो? रियल या फिर ऑब्लिगेट होती हैं। और कुछ आपको सब कैटेगरीज भी देखने को मिलती हैं जैसे कि सब ऑर्डर, सब फैमिली एक्सेट्रा, ठीक है? तो लोग जानते होंगे जिन्होंने चैप्टर पढ़ रखा है अच्छे से, किंगडम, फाइलम, ठीक है? फाइलम यानी डिवीजन भी कह सकते हो आप, प्लांट्स के लिए डिवीजन यूज करते हैं ना, क्लास, ऑर्डर, ठीक है? फैमिली, जीनस, स्पीशीज, लाइन से बताया है बच्चा, टॉप से लेके बॉटम तक गया हूं, समझ रहे हो? देख रहे हो? डिसेंडिंग ऑर्डर चलाया है मैंने, सबसे बड़े से लेके छोटे तक मैं गया हूं, ठीक है? तो ये सब क्या है? ये वो सेवन मेन कैटेगरीज हैं जो रियल हैं, जो ऑब्लिगेट है। कुछ सब कैटेगरीज भी होती हैं जैसे कि सब ऑर्डर, सब फैमिली। तो आपको याद रखना है जो क्लासिफिकेशन होता है बच्चों, वो एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है और ईच स्टेप किसको रिप्रेजेंट करती है बच्चा? कैटेगरी को रिप्रेजेंट करती है। और 7 मेन कैटेगरीज आपको नॉमेनक्लेचर में पढ़नी होती हैं। अब जरा देखो एनिमल्स के लिए कौन कौन सी है 7 कैटेगरीज और प्लांट के लिए कौन कौन सी है। तो ये देख रहे हो ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं, ये क्या है? यही है आपकी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, ठीक है? अब जरा देखो ध्यान से, देखो जो सबसे ऊपर आती है बच्चा, चलो नीचे से स्टार्ट करते हैं। एनिमल्स की बात करता हूं तो बच्चा सबसे पहले आती है स्पीशीज। स्पीशीज क्या है? आपकी लोएस्ट कैटेगरी है, ठीक है? फिर आती है आपकी बच्चा जीनस, जीनस के बाद आती है बच्चा आपकी फैमिली, फैमिली के बाद आता है आपका ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आता है क्लास, क्लास के बाद आता है बच्चा फाइलम, फाइलम के बाद आता है एनिमल। और जो एनिमल है वो है आपकी हाईएस्ट कैटेगरी। एनिमल क्या है? आपकी हाईएस्ट कैटेगरी। अब जरा देख रहे हो ये जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर है, चाहे आप नीचे से ऊपर जाओ या ऊपर से नीचे आओ, तो ये जो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर है बच्चा किसका? टेक्सोनोमिक कैटेगरीज का। इसी को आप कहते हो टेक्सोनोमिक हाइरार्की। क्या कहते हो? हाइरार्की। हाइरार्की आपकी हर जगह होती है, जैसे हम कोचिंग में पढ़ाते हैं तो हमारे यहाँ भी हाइरार्की होती है। कैसे? टीचर्स होते हैं बच्चा, टीचर्स को मैनेज करने वाले कुछ आपके जो हैं मैनेजर्स टाइप आप कह सकते हो, ठीक है? फिर जो है बच्चा ऊपर जो है आपकी, जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे तो आप क्या देखोगे कि और जो है आपकी ऊपर वाली हाइरार्की आ जाती है, समझ रहे हो? जो मैनेजमेंट जिसको आप कहते हो, ठीक है? तो इस तरीके से आपको जो हाइरार्की देखने को मिलती है, यहाँ भी आपको हाइरार्की देखने को मिलती है। लोएस्ट लेवल क्या है? जब भी आप किसी को क्लासीफाई करते हो सबसे पहले स्पीशीज, स्पीशीज के बाद जीनस, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, क्लास के बाद फाइलम, फाइलम के बाद बच्चा आपका किंगडम, जिसमें स्पीशीज है आपकी लोएस्ट कैटेगरी और किंगडम है आपका हाईएस्ट कैटेगरी। और ये जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरीज की, ये सब क्या है? टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, समझ रहे हो? हमारे किसमें नॉमेनक्लेचर में मदद करती है। तो ये जो इनका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर है इन टेक्सोनोमिक कैटेगरीज का, इसी को आप कहते हो टेक्सोनोमिक हाइरार्की। जब मैं बात करता हूं बच्चा प्लांट के केस में, तो यहाँ पर एक ही चेंज आता है, फाइलम की जगह आपको डिवीजन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर लोएस्ट क्या है? यहाँ पर भी स्पीशीज है, स्पीशीज के बाद जीनस, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद बच्चा क्लास। बट यहाँ पर फाइलम यूज नहीं होता। प्लांट के केस में आप फाइलम की जगह डिवीजन यूज करते हो। और किंगडम बच्चा यहाँ पर भी होता है। तो आपको याद रखना है किंगडम आपकी हाईएस्ट कैटेगरी है और स्पीशीज आपकी लोएस्ट कैटेगरी है, ठीक है? मैं आपको ये भी बता दूं नीट में आपसे इनका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आपसे लगवाया जा चुका है, यानी कि इनको ऑर्डर से ही आपको याद रखना है, ऐसा उल्टे सीधे तरीके से याद नहीं करना भैया। पता पड़ा आप स्पीशीज बोल रहे हो फिर सीधे किंगडम पे पहुंच गए फिर डिवीजन बोल दे रहे हो, ऐसे नहीं करते। वो आपसे क्वेश्चन करेगा भैया प्लांट के लिए जरा ऐसा करो, इसको फ्रॉम बॉटम टू टॉप, समझ रहे हो? यानी कि छोटे से लेके बड़े तक कैटेगरी तक इसको डिस्क्राइब कर दो, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में जमा के रख दो।
असेंडिंग में यानी कि छोटे से बड़े तक। तो आप क्या बताओगे, सबसे पहले स्पीशीज बताओगे, जीनस बताओगे, फिर फैमिली बताओगे, फैमिली से बड़ा ऑर्डर, ऑर्डर से बड़ी क्लास, क्लास से बड़ा डिवीजन, डिवीजन से बड़ा किंगडम। तो इस तरीके से याद रखना है। वो आपसे दोनों ऑर्डर पूछ सकते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग, तो आपको याद रखोगे आप। जो मैं याद रखता हूं, मुझे तो यार देखो इतने समय से मतलब थोड़ा पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो मुझे तो लिख लिख के जो है आदत पड़ चुकी है, राइट। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, में तो हमेशा टॉप टू बॉटम याद रखता हूँ। यानी सबसे ऊपर होता है किंगडम, किंगडम सबसे नीचे जाता है बच्चा क्या, स्पीशीज। आप इसको इस तरीके से ही याद रख लो। अब देखो जो ईच कैटेगरी होती है वो रिप्रेजेंट करती है बच्चा एक टैक्सॉन को। अब बच्चों की यहाँ पर जो है क्या हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। तो टैक्सॉन क्या है, कैटेगरी क्या है, मैं एक बात बताऊं, टैक्सॉन ही कैटेगरी है, कैटेगरी टैक्सॉन है। समझ रहे हो, कैटेगरी ही टैक्सॉन है, टैक्सॉन ही कैटेगरी है। यहाँ पर लिखा है देखो, ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट वन टैक्सॉन। जो ईच कैटेगरी होती है वो किसी टैक्सॉन को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि एक कैटेगरी है आपकी क्या, स्पीशीज, स्पीशीज कैटेगरी है, बिल्कुल सर स्पीशीज कैटेगरी है। अब स्पीशीज में आपकी क्या हो सकती है, मैंगो हो सकती है। तो मैंगोन क्या, ओ सॉरी मैंगोन बोल रहा हूं। तो जो आपकी कैटेगरी है वो है स्पीशीज, और मैंने ले ली एक स्पीशीज, यानी वो क्या होगी, कैटेगरी। ठीक है, मैंने ले लिया मैंगो को, मैंगो क्या है आपकी एक स्पीशीज, तो बच्चे जो मैंगो है वो टैक्सॉन है, समझ रहे हो। मैंगो जो है क्या है, वो टैक्सॉन है। इसलिए हम कहते हैं जो ईच कैटेगरी होती है वो रिप्रेजेंट करती है किसी एक टैक्सॉन को। किसको रिप्रेजेंट करती है, टैक्सॉन को रिप्रेजेंट करती है। अब जरा देखो आगे, मैमल्स, आपके एनिमल्स, आपके प्लांट, आपके एंजियोस्पर्म, ये सब क्या है, ये सब आपकी बच्चा कैटेगरीज हैं। ये सब क्या है, कैटेगरीज हैं जो स्टडी करती हैं किसको, ऑर्गेनिजम्स को। जो स्टडी करती हैं किसमें, ऑर्गेनिजम्स को। अब जरा देखो, जो साइंटिफिक टर्म होती है बच्चा इन कैटेगरीज के लिए, उसी को आप कहते हो बच्चा टैक्सॉन। उसी को आप क्या कह रहे हो, उसी को आप कह रहे हो टैक्सॉन। जो आप साइंटिफिक टर्म देते हो इन कैटेगरीज को, उसी को आप कहते हो टैक्सॉन। अभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा टैक्सॉन और कैटेगरीज में क्या फर्क है। जरा देखो, कैटेगरी और टैक्सॉन। अब देखो, जब जब मैं टैक्सॉन की बात करता हूं तो आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है कि टैक्सॉन वो है जिससे कुछ कैरेक्टर्स को एसोसिएट करा जा सके, और टैक्सॉन ही है जो रियल है। कैटेगरी तो क्या है, आपकी एब्स्ट्रैक्ट है, यानी कि उसे बनाया गया है, समझ रहे हो। यानी कि कैटेगरी क्या है, आपकी आर्टिफिशियल है। जैसे कि किंगडम, क्लास, ऑर्डर। जब मैं आपके आगे क्लास बोलता हूं तो आपके दिमाग में कोई कैरेक्टर नहीं आएगा, बट जैसे ही मैंने आपको डॉग बोल दिया, मैंने कैट बोल दिया, तो आपके दिमाग में बहुत सारे कैरेक्टर्स आ जाएंगे, क्योंकि आपने डॉग देखा है, आपने कैट देखी है। तो डॉग, कैट, राइस, मैंगो, ये सब क्या है, ये सब बच्चा आपके टैक्सॉन है। यानी कि टैक्सॉन क्या है, यही यही वो सारी चीजें जो रियल है, और इन्हीं को हम कहते हैं बच्चा टैक्सॉन, इन्हीं को कहते हैं टैक्सॉन। इसलिए मैंने कहा जो ईच कैटेगरी होती है वो रिप्रेजेंट करती है किसी एक टैक्सॉन को। जो ईच कैटेगरी होती है बच्चा, वो किसी एक टैक्सॉन को क्या करती है, आपकी क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। तो आपको समझ में आ गया कैटेगरी और टैक्सॉन में अंतर। तो कैटेगरी क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। जो भैया ग्रुप होते हैं रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स के, उन्हीं को आप कहते हो बच्चा कैटेगरी। और ये क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये आर्टिफिशियल है, ठीक है। जैसे कि किंगडम, क्लास, ऑर्डर, ठीक है। तो ये सब क्या है बच्चा, ये है आपकी कैटेगरीज। पर टैक्सॉन क्या है, कैटेगरी टू विच सम कैरेक्टर एसोसिएट, यानी कि एक ऐसी कैटेगरी जिससे आप किसी कैरेक्टर को एसोसिएट कर सकते हो, वही टैक्सॉन है। यानी कि कैटेगरी ही टैक्सॉन है, टैक्सॉन ही कैटेगरी है। यानी कि साइंटिफिक टर्म जो कैटेगरी के लिए यूज करते हैं वो है बच्चा आपकी टैक्सॉन। टैक्सॉन आपकी एक्चुअल में रियल है, जबकि कैटेगरी क्या है आपकी, हमने क्या करा, ग्रुप बना दिया रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स को एक साथ उसमें रख दिया, ठीक है, जो कि आपकी आर्टिफिशियल है। तो टैक्सॉन क्या है, रियल है। जैसे कि डॉग आपका रियल है, कैट रियल है, राइस रियल है, समझ रहे हो। तो ये सब क्या है, अपने आप में एक टैक्सॉन है। तो आपको समझ में आ गया टैक्सॉन और कैटेगरी में अंतर। जैसे कि देखो मैंगो के लिए मैंने कहा था ना, मैंगो, मैंगो बार बार आएगा, तो मैंगो के लिए जरा कैटेगरीज और टैक्सॉन दोनों को डिफाइन कर देते हैं। देखो मैंने कहा था ना, स्पीशीज, मैंगो की स्पीशीज क्या है बच्चा, मैंजीफेरा इंडिका, एक्चुअली में इंडिका, ठीक है। जीनस क्या है मैंगो का, मैंगो का जीनस है बच्चा मैंजीफेरा। तो दैट मींस जो आप जीनस देख रहे हो वो क्या है, कैटेगरी, बट एक्चुअल में उसका जो टैक्सॉन है वो क्या है, मैंजीफेरा है। फैमिली जरा देखो, जो कैटेगरी क्या है वो है फैमिली, और फैमिली जो टैक्सॉन है फैमिली का वो क्या है, एनाकार्डेसियाई, ठीक है। ऑर्डर की जब मैं बात करता हूँ मैंगो के केस में वो है सेपेंडेल्स। जब मैं क्लास की बात करता हूँ तो वो है बच्चा डाइकोटिलिडनी, यानी कि डाइकॉट है। डिवीजन की बात करता हूँ तो ये एंजियोस्पर्म है। और जब मैं किंगडम की बात करता हूँ तो बच्चा प्लांटी में आता है। तो आपको समझ में आ गया कैटेगरी और टैक्सॉन क्या होती है। यानी कि ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट वन टैक्सॉन, क्या रिप्रेजेंट कर रही है, हर कैटेगरी एक टैक्सॉन को, हाँ सर कर रही है। कैटेगरी क्या है, साइंटिफिक टर्म, जो कैटेगरी की जो साइंटिफिक टर्म है वो क्या है, टैक्सॉन है। क्या है, साइंटिफिक कैटेगरीज है।
सॉरी साइंटिफिक टर्म है कैटेगरीज की, हाँ सर। तो जितनी बात मैंने पीछे लिखी वो इस एग्जाम्पल से मैंने साबित कर दी। कैटेगरी टेक्सोन है, टेक्सोन ही कैटेगरी है। फर्क कितना है, टेक्सोन हम उसको कहते हैं जिससे हम किसी कैरेक्टर्स को एसोसिएट कर सकते हैं, टेक्सोन रियल है, कैटेगरी आर्टिफिशियल है। समझ में आ गया, हाँ या ना मुझे बता देना, बच्चों को नहीं पता होता, इजी चैप्टर है, फिर भी जब उनसे पूछ लिया जाता है ना, जब मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ ना उनको, डॉग कैट आपके क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मुझे एक बात बता दो, मैंने काफी बच्चों से पूछा है ये सवाल, मैं आपके लिए भी लेके आया हूँ, क्या जो डॉग और कैट है वो क्या दोनों एक ही टेक्सा पे जो है क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं सेम लेवल पे? आपसे पूछूंगा ये मैं सवाल, आगे आप बताना, जिसको ये अर्थ समझ में आ गया होगा टेक्सॉन क्या कैटेगरी क्या है वो बता देगा। अब जरा देखो, देख रहे हो, जैसे स्पीशीज देखो जरा यहां से, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर डॉग और आपका कैट हो गया, तो एक चीज बताओ, जब आप डॉग और कैट में सिमिलरिटीज की बात करते हो तो ज्यादा देखने को मिलती है कम देखने को मिलती है? जरा देखो, डॉग के भी दो पैर, कैट के भी दो पैर, जब आप देखते हो तो आपको, ओ सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार मैं, एक बात बताओ, जब आप डॉग और कैट को देखते हो तो आपको ज्यादा सिमिलरिटीज देखने को मिलेंगी, चार टांगे किसकी हैं, कुत्ते की, चार टांगे किसकी हैं, बिल्ली की, और भी आप काफी सारे कैरेक्टर्स इनसे एसोसिएट कर सकते हो जो आपको सिमिलर देखने को मिलेंगे। दैट मीन्स जब मैं बात करता हूं बच्चा किसकी सिमिलैरिटी की, तो स्पीशीज लेवल पर आपको ज्यादा देखने को मिलती है, बट जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे और किंगडम तक पहुंचोगे, जैसे कि प्लांटी और एनिमेलिया हो गया, तो बच्चा कहां पर प्लांट कहां पर एनिमल, इन दोनों में तो कोई सिमिलरिटी नहीं होती, समझ रहे हो, कोई भी सिमिलरिटी आपको देखने को ही नहीं मिलती है। तो इससे मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं, इससे मैं ये कंक्लूजन निकाल सकता हूं, जैसे जैसे आप स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हो तो क्या होता है बच्चा, आपकी सिमिलरिटीज डिक्रीज करती हैं, आपकी सिमिलरिटीज क्या करती हैं, डिक्रीज करती हैं। देखो यहाँ पर लिख नहीं रखा है मैंने, यहाँ पर लिख देता हूँ, सिमिलरिटीज क्या करती हैं बच्चा, आपकी सिमिलरिटीज डिक्रीज करती हैं, आपकी सिमिलरिटीज डिक्रीज करती हैं, आपकी जो सिमिलरिटीज होती हैं बच्चा वो क्या करती हैं, डिक्रीज करती हैं, सिमिलरिटीज डिक्रीज। जैसे जैसे बच्चों आप क्या करते हो, जैसे जैसे बच्चों आप क्या करते हो, स्पीशीज से किंगडम जाते हो तो आप क्या देखते हो, आपकी स्पीशीज क्या करती हैं, आपकी जो सिमिलरिटीज होती हैं सॉरी, वो क्या करती हैं बच्चा, वो आपकी डिक्रीज होती जाती हैं। तो ये वाली बात आप याद रखोगे, जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जा रहे हो आपकी क्या हो रहा है, सिमिलरिटीज डिक्रीज करती जा रही हैं। जब आप स्पीशीज लेवल पर देखते हो डॉग और कैट, आपको बहुत सारी सिमिलरिटीज उनमें देखने को मिल जाएंगी। तो इससे आप ये बात याद रखोगे कि भैया, इसको अब बताने का अर्थ यही है, जो मैंने एग्जांपल दिया ना स्पीशीज का, डॉग एंड कैट का और किंगडम में प्लांटी एनिमेलिया का, जिससे आप ये समझ सकें, ये बात मैं सीधे भी लिख सकता था कि भैया स्पीशीज से किंगडम जाते समय सिमिलरिटीज डिक्रीज करती हैं। अब आपको पता लग गया किस तरीके से डिक्रीज कर रही है, ठीक है। अब जरा आगे देखो, सफिक्स फॉर टेक्सा। अब हम बात करते हैं टेक्सॉन के लिए अलग अलग सफिक्स यूज होते हैं, जैसे कि मैं बात करता हूं डिवीजन के लिए, डिवीजन में आपको एक शब्द देखने को मिलेगा फाइटा, इसका एग्जांपल है जैसे क्लोरोफाइटा, देख रहे हो क्लोरोफाइटा। तो डिवीजन में एक सफिक्स देखने को मिलता है बच्चा फाइटा, जहां पर आपको फाइटा सफिक्स देखने को मिल रहा है आप समझ जाओगे ये भैया डिवीजन की बात हो रही है, जैसे कि क्लोरोफाइटा में फाइटा दिख रहा है। फिर क्लास के लिए भी कुछ सफिक्स होते हैं, जैसे कि ऑप्सिडा, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है भैया ब्रायोप्सिडा। फाइसी, जैसे कि एग्जाम्पल है बच्चा इसका रोडोफाइसी। आई, आई मतलब बच्चा मोनोकोटिलिडन आई, डाइकोटिलिडन आई, तो देख रहे हो, तो आपको आई, फाइसी, ऑप्सिडा, ये सारे जो आपके टेक्सा के जो सफिक्स हैं ये आपको किस में देखने को मिलते हैं, क्लास में देखने को मिलते हैं। तो जो आपका क्लास नाम का जो आपका कैटेगरी है, इसको कोई ना कोई एक टेक्सॉन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो वहां पर आपको ऑप्सिडा देखने को मिलता है सफिक्स के रूप में, फाइसी देखने को मिल सकता है, आई देखने को मिल सकता है। ये आई बिल्कुल यार, ये वो वाला नहीं हो गया, वो कौन सी पिक्चर थी यार, हाउसफुल 2 में करता है वो अक्षय कुमार, आई चलो छोड़ो यार ये सब चीजें, पढ़ाई पे ध्यान दो। फिर देखो ऑर्डर, ऑर्डर में आपको कौन सा सफिक्स देखने को मिल सकता है, ऑर्डर में आपको एल्स देखने को मिल सकता है, जैसे कि भैया एग्जांपल में आ गया सेपेंडेल्स, पोएल्स, पॉलीमोनियल्स नहीं बच्चा, पॉलिनोमियल्स है ये मैंने यहाँ पर गलत लिख रखा है, पॉलिनोमियल्स है ये, पॉलीमोनियल्स नहीं है भाई। एक मिनट दो, इसे मैं सही करता हूँ, अभी रुको, अरे नहीं नहीं यार मैंने सही लिखा है, पॉलीमोनियल्स है, कंफ्यूजन हो जाती है यार मेरे साथ, ऐसा एक दो बार हो चुका है। पॉलीमोनियल्स ही है, पॉलिनोमियल्स नहीं है, ये भगवान, पॉलीमोनियल्स, ठीक है। तो आप याद रखोगे कि भैया आपको जो है ऑर्डर में एल्स करके जो है आपको जो है क्या देखने को मिल सकता है, सफिक्स देखने को मिल सकता है, जैसे सेपेंडेल्स, पोएल्स और पॉलीमोनियल्स। जब मैं बात करता हूं बच्चा फैमिली की, तो फैमिली में आपको कौन सा सफिक्स देखने को मिलता है, एसीआई, एसीआई, जैसे कि एग्जांपल इसका बच्चा सोलेनेसीआई, ओएसीआई, तो देख रहे हो ये सब क्या है आपकी फैमिलीज हैं।
सोलेनेसी फैमिली है, पोएसी फैमिली है, तो इसके अंदर जो एसीआई जो आपको सफिक्स देखने को मिल रहा है ये आपको देखने को मिलता है। इस तरीके से आपको जो है डिवीजन में कुछ सफिक्स देखने को मिलते हैं, क्लास में देखने को मिलते हैं, ऑर्डर में देखने को मिलते हैं, फैमिली में देखने को मिलते हैं, राइट। अब चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहां पर एक नोट, वही वाली बात आ गई ना, एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल। ये एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है जिससे बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, इससे क्वेश्चन भी काफी पूछे जाते हैं। अलग अलग जो है एग्जाम्पल देखे कि बताओ कि भैया ये जो जितने भी मैंने टैक्सा लिखे हैं ये सब क्या सेम लेवल पे है, डिफरेंट लेवल पे। अब जरा एक बात बताओ, एनिमल क्या है? सर एनिमल की बात करता हूं तो एनिमेलिया, एनिमेलिया क्या है? किंगडम है। मैमल्स क्या है? आपकी क्लास है। डॉग्स क्या है? आपकी स्पीशीज है। तो देखो ये तीनों के तीनों क्या है? अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो भैया ये टैक्सा डिफरेंट लेवल पे हुए या नहीं हुए? सेम लेवल पे थोड़ी हुए। सेम लेवल पे कब होते? या तो तीनों किंगडम होते, या तीनों क्लास होते, या तीनों स्पीशीज होते, तब आप कहते कि भैया ये टैक्सा जो है क्या है? सेम लेवल पर है। तो ये बात आप याद रखोगे कि भैया एनिमल हो गया, मैमल हो गया, डॉग हो गया, ये रिप्रेजेंट करते हैं टैक्सा डिफरेंट लेवल पर, क्योंकि एनिमल किंगडम है, मैमल क्लास है, डॉग स्पीशीज है। इसलिए जितनी भी टेबल्स आपकी इसमें क्लास आप यहाँ पर जितने भी नाम आपको बताए जाएंगे, आपको जिनका मैं आपको क्लास बताऊंगा, ऑर्डर बताऊंगा, किंगडम बताऊंगा, ये सब आपके भेजे में बच्चा सेट रहने चाहिए, क्योंकि इन्हीं से ही क्वेश्चन बनाया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा क्या ये डिफरेंट या फिर सेम लेवल पर टैक्सा को रिप्रेजेंट करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, एनिमल, मैमल, डॉग ये टैक्सा को डिफरेंट लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं। ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि एनिमल किंगडम है, मैमल्स जो है वो क्लास है एक, और डॉग जो है अपने आप में एक स्पीशीज है। जैसे डॉग और कैट अपने आप में क्या स्पीशीज है, तो ये टैक्सा रिप्रेजेंट करती हैं सेम लेवल पर। ये क्वेश्चन मैंने आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था, राइट। अब जरा देखो टैक्सोनॉमी, ये जो बच्चा क्लासिफाई करना होता है सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट कैटेगरीज और टैक्सा में, किसके बेसिस पर? कैरेक्टर के बेसिस पर। इसी को आप कहते हो टैक्सोनॉमी, इसी को आप कहते हो बच्चा क्या? टैक्सोनॉमी। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बच्चा आप क्लासिफाई कर रहे हो डिफरेंट कैटेगरीज और टैक्सा में, किसके बेसिस पर? कैरेक्टर्स के बेसिस पर। इसी को आप कहते हो टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी में इन्वॉल्व होती हैं आपकी 4 स्टेप्स। पहली स्टेप क्या है? कैरेक्टराइजेशन। सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन करोगे, फिर इसके बाद क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन होगा, फिर इसके बाद आप उसको क्लासीफाई करोगे, देन उसको आप नॉमेनक्लेचर, उसका नामकरण करोगे। तो ये स्टेप्स आपको लाइन से याद होनी चाहिए। सबसे पहले होता है कैरेक्टराइजेशन, फिर होता है आइडेंटिफिकेशन, फिर होता है क्लासिफिकेशन, देन आफ्टर दैट होता है बच्चा आपका नॉमेनक्लेचर। तो टैक्सोनॉमी क्या है बच्चा? टैक्सोनॉमी आपकी क्या है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिफरेंट टैक्स कैटेगरीज या फिर टैक्सा में जो है आपको क्या करना है? आपको क्लासिफाई करना है किसके बेसिस पर? कैरेक्टर्स के बेसिस पर। ठीक है, इसमें 4 स्टेप्स आपकी इन्वॉल्व होती हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। अब जरा आगे देखो टैक्सोनॉमी। देखो टैक्सोनॉमी बच्चा, अगर हम पहले की टैक्सोनॉमी की बात करें यानी कि क्लासिकल टैक्सोनॉमी की, और एक है आज की टैक्सोनॉमी जिसको आप कहते हो मॉडर्न टैक्सोनॉमी। तो ये क्लासिकल टैक्सोनॉमी के समय पर हमारे पास जो है आधुनिक उपकरण नहीं थे, इतनी जो है फैसिलिटीज नहीं थी। तो जब भी हमें किसी को क्लासिफाई करना होता था, टैक्सोनॉमी यानी कि उसका नामकरण तक, यानी कि हमको कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर चारों स्टेप्स करनी होती थी, जिसको आप टैक्सोनॉमी कहते हो। तो आप किसके बेसिस पर करते थे? सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टर के बेसिस पर करते थे, यानी कि जो बाहर से दिख रहा है उसके बेसिस पर आप जो है क्या करते थे? इन चारों स्टेप्स को कर देते थे। ठीक है, इसको आप कहते थे क्लासिकल टैक्सोनॉमी। ये पुराने समय की थी। बट फिर आया मॉडर्न समय, आज का समय, जिसके अंदर आधुनिक उपकरण मौजूद हैं। तो इसमें क्या होता है? इस टैक्सोनॉमी में आप एक्सटर्नल कैरेक्टर्स तो देखते हो, बट इसके साथ साथ इंटरनल कैरेक्टर्स भी देखते हो, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर। इसके अलावा डेवलपमेंट प्रोसेस देखते हो, किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। इसके अलावा इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन भी आपके पास होती है। तो इन सारी चीजों को भी आप कंसीडर करके चलते हो। एक्सटर्नल और इंटरनल इन दोनों कैरेक्टर्स को मिला के आप क्या करते हो? आज के टाइम पर टैक्सोनॉमी करते हो। समझ में आ गया? हाँ या ना मुझे बताओ। कॉमन सेंस की बात भी है, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है हम क्या करते जा रहे हैं? अच्छी अच्छी मशीन्स आती जा रही हैं, आधुनिकरण होता जा रहा है। आधुनिकरण कहते हैं क्या यार? आधुनिकरण कुछ ऐसा ही कहते हैं। ठीक है, जरा देखो आगे चलो। अब जरा देखो अर्ली डेज में क्या होता था भैया। पहले के समय देखो ह्यूमंस का क्या होता था, जब भी उसको क्लासिफाई करना था तो उसके पास 2 ही चीजें थी। जो भी ऑर्गेनिज्म है भैया वो मेरे काम का है, और मेरे काम का है या काम का नहीं है। काम का है तो वो किस किस काम का है? एक बात बताओ, सबसे पहले जो ह्यूमंस थे उनके लिए क्या जरूरत थी? अभी से अगर जब तक फोन नहीं था, अगर मैं
1970 या 80s में जाऊं तो तब सोचो इंसान के लिए क्या जरूरत थी, भैया खाना मिल जाए, कपड़े मिल जाए और रहने के लिए घर हो, इतने में ही इंसान खुश रहता था। तब उस समय वो ये नहीं सोचता था कि भैया मर्सिडीज कैसे आएगी, जगुआर कैसे आएगी, डिफेंडर कैसे आएगी, ये सब उसके दिमाग में नहीं चलता था। यानी कि जितनी जो है आपकी जरूरतें कम होंगी उतनी ही बेहतरीन आपकी लाइफ होगी। एक गुप्त संदेश आपको दिया गया है मेरी तरफ से। चलो यार ये सब छोड़ो, देखो जो पुराना समय था, ह्यूमंस किस तरीके से क्लासिफाई करते थे किसी भी ऑर्गेनिज्म को, तो वो एक ही चीज देखते थे, भैया पहले तो एक चीज देखो क्या ये हमारे किसी काम का है या फिर काम का नहीं है। काम का नहीं है तो इसे छोड़ दो, और अगर काम का है तो एक चीज देखो क्या मैं इसको खा सकता हूँ। जैसे उनको संतरा दिखा तो उनको समझ में आया यार मैं इसको पहन नहीं सकता, ये मुझे घर नहीं दे सकता, बट ये क्या कर सकता है, मैं इसको खा सकता हूँ, मैं अपना पेट भर सकता हूँ। तो किसके बेसिस पर उसको क्लासिफाई कर दिया कि भैया ये खाना है। आम हो गया, सेब हो गया, केला हो गया, तो ये सब क्या है, खाने में कैटेगराइज कर दिए। जैसे आपका बच्चा वीट हो गया, आपका राइस हो गया, समझ रहे हो। फिर उन्होंने क्या करा भैया, क्लॉथ के बेसिस पर आइडेंटिफाई कर लिया कि भैया अच्छा ये पेड़ है, इसमें कॉटन का पेड़ है, अच्छा इससे जो है हम क्या बना सकते हैं, रेशे बना सकते हैं, अच्छा उससे आगे जाके कपड़े बनेंगे, ओहो इसे क्लॉथ की कैटेगरीज में डाल दो। समझ रहे हो, यानी कि यूटिलिटी के बेसिस पर उन्होंने क्लासिफाई कर दिया। जैसे कि लकड़ी है तो लकड़ी को क्या करा, अच्छा लकड़ी के घर बनाए जा सकते हैं तो इसको यार हम शेल्टर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पर क्या करते थे, ह्यूमंस क्लासिफाई करते थे। यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान के बेसिस पर पहले का क्लासिफिकेशन आपका चलता था। अब देखो फिर आपको एक टर्म देखने को मिलती है बच्चा, जो है आपकी सिस्टमैटिक्स। क्या होता है सिस्टमैटिक्स, तो भैया जो सिस्टमैटिक्स शब्द है ये ड्राइव हुआ है किससे, लैटिन वर्ड से जिसका नाम है सिस्टेमा। जिसका नाम है बच्चा सिस्टेमा, और इसका पता है मतलब क्या है, इसका मतलब है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करना। यानी जो भी ऑर्गेनिज्म आपको दिख रहा है उसका एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कर दो, इसी को आप कहते हो सिस्टमैटिक्स। अब सिस्टमैटिक्स की जब मैं बात करता हूं तो सिस्टमैटिक्स दो चीजों को इन्वॉल्व करती है। सिस्टमैटिक्स इन्वॉल्व करती है एक तो टेक्सोनॉमी को, और टेक्सोनॉमिक के चारों कैरेक्टर आ गए। यानी कि चारों की चारों चीजें क्या क्या आ गया बच्चा, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। और इसके साथ साथ जरा एक और चीज देखो, फाइलोजेनी। क्या होती है फाइलोजेनी, जो ये जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होती है ना बच्चा अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, इसी को आप कहते हो फाइलोजेनी। इसी को आप कहते हो फाइलोजेनी। यानी कि जब आप टेक्सोनॉमी और फाइलोजेनी दोनों को मिला देते हो तब जाके बनती है आपकी सिस्टमैटिक्स। और सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या है भैया, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स का। तो आप याद रखोगे जब भी आपसे सिस्टमैटिक्स के बारे में पूछा जाएगा तो वो आपसे पता है क्या पूछेंगे कि सिस्टमैटिक्स किस किस चीज को इन्वॉल्व करती है। तो बच्चा वो टेक्सोनॉमी और फाइलोजेनी को इन्वॉल्व करती है। फाइलोजेनी क्या है, जो भिन्न भिन्न आपके ऑर्गेनिजम्स हैं इनका जो इवोल्यूशन हुआ है बच्चा, इनके बीच में रिलेशनशिप ढूंढना ही क्या है आपकी फाइलोजेनी। ये जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होती है ना डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच की, इसी को आप कहते हो बच्चा फाइलोजेनी। तो जब आप फाइलोजेनी और टेक्सोनॉमी को साथ साथ कंसीडर करके चलते हो तब आप उसको कहते हो सिस्टमैटिक्स, राइट। अब जरा आगे देखो, अब हम जो है बच्चा स्पीशीज, जीनस, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं किंगडम तक, राइट। अब जरा देखो सबसे पहले आ जाता है बच्चा आपका स्पीशीज। तो देखो जो आपकी स्मॉलेस्ट या फिर बेसिक यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की, वही स्पीशीज है। बताओ क्या ये बिल्कुल बॉटम लेवल पर थी, हाँ सर हमने देखा था। सबसे ऊपर आती है किंगडम, देन आता है आपका फाइलम, फिर आता है क्लास, फिर आता है ऑर्डर, फिर आता है फैमिली, फिर आता है जीनस, फिर आता है स्पीशीज। यही ऑर्डर था आपका फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो सबसे नीचे आती है स्पीशीज, यानी कि मैं कहता हूँ स्पीशीज जो है स्मॉलेस्ट यूनिट भी है क्लासिफिकेशन की और बेसिक यूनिट भी है क्लासिफिकेशन की। अब जरा देखो स्पीशीज में हम करते क्या है, हम क्या करते हैं, जो ग्रुप होता है बच्चा ऑर्गेनिजम्स का, और कौन से ऑर्गेनिजम्स जो आपस में क्लोजली रिलेटेड है, यानी कि जो फंडामेंटली सिमिलर है, उनको आप क्या कह देते हो, स्पीशीज। उनको आप कहते हो बच्चा स्पीशीज। अब जरा देखो एक जो है बायोलॉजिकल कंसेप्ट दिया गया था स्पीशीज का, किसके द्वारा, अर्नेस्ट मेयर के द्वारा। आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि भैया बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज किसने दिया था, तो आप याद रखोगे अर्नेस्ट मेयर ने दिया था। अब जरा देखो तो अर्नेस्ट मेयर इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज को। वो क्या कहते हैं, वो डेफिनेशन देते हैं भैया जो ग्रुप होता है सिमिलर ऑर्गेनिजम्स का, जो आपस में क्या कर सके, इंटरब्रीड कर सके, और इंटरब्रीडिंग के बाद क्या कर सके, एक फर्टाइल यंग वन को प्रोड्यूस कर सकें, इसी को आप कहते हो बच्चा क्या, स्पीशीज। आप इसी को डिफाइन कर रहे हो। जैसे कि ह्यूमंस, ह्यूमंस क्या बच्चा सिमिलर ऑर्गेनिज्म है, बिल्कुल। इनका एक ग्रुप रहता है, बिल्कुल रहता है। ये क्या करते हैं, आपस में इंटरब्रीड करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, इससे क्या करते हैं, बच्चा पैदा होता है, जो कि आपका कैसे क्या हो सकता है, वो बच्चा आगे जाके और नई जनरेशन को पैदा कर सकता है। तो इसी को आप कहते हो स्पीशीज। तो यही है आपका बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज, जो कि आपका रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बेसिस पर था। अब देखो इससे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कैसे है, जरा देखो एक बात समझना।
ह्यूमन है, ह्यूमन एक ह्यूमन के साथ जो रिप्रोडक्शन करता है या फिर ब्रीडिंग करता है, तभी जाके आपका क्या है बच्चा, आपका बच्चा पैदा हो रहा है, तो इसको आप कहते हो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, समझ रहे हो। पर इन्होंने एक चीज और डिफाइन करी कि भैया वो आपका जो है कैसा होना चाहिए, फर्टाइल यंग बन होना चाहिए। जैसे कि आप इसमें एक कमी निकाल सकते हो, सर हमें पता है जब डंकी और हॉर्स दोनों अपने आप में अलग अलग स्पीशीज हैं और दोनों ही रिप्रोड्यूस करते हैं और उससे भी पैदा होता है आपका कौन, म्यूल या फिर हिनी, जिसे आप कहते हो बच्चा खच्चर। बट बच्चा एक बात क्या है, खच्चर में खच्चर कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, इसलिए वो कभी भी बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज में नहीं माना जाता, समझ रहे हो आप। अर्नेस्ट मेयर ने ये जो स्पीशीज की ये जो डेफिनेशन दी थी बच्चा, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज जो अर्नेस्ट मेयर ने दिया था, इसमें क्या डेफिनेशन दी थी, इन्होंने कहा था कि भैया हम स्पीशीज किसको मान के चल रहे हैं, उसको मान रहे हैं यानी कि ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स जो कि आपस में इंटरब्रीड करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं फर्टाइल यंग वन। फर्टाइल ये शब्द आ रहा है जो कि आपको मेरे खोपड़ी की वजह से नहीं दिख रहा, मैं हटता हूं, अब आपको दिखेगा। भैया जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसा होना चाहिए, फर्टाइल होना चाहिए, यानी कि वो भी आगे जाके क्या कर सके, रिप्रोडक्शन कर सके, समझ रहे हो। इसमें इसलिए इसी को हम कहते हैं बच्चा बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज, जो कि आपका बेसिस था किसका, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। इसी को कहते हैं बच्चा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, यानी ह्यूमन ह्यूमन के साथ करेगा तभी जाके यंग वन पैदा होगा और वो आगे फर्टाइल होगा, समझ रहे हो। जैसे डॉग, चलो अब छोड़ो, मैं ज्यादा डिफाइन करूंगा लोग छोड़ो छोड़ो, चलो आपको समझ में आ गया, आप देखो आगे। लोग बड़ा ही गंदा सोचते हैं भाई कभी कभी। आओ चलो देखो, देखो एग्जाम्पल क्या है, ट्रिटिकम एस्टाइवम, ये क्या है बच्चा, ये है वीट का नाम। मस्का डोमेस्टिका, ये है नाम आपका हाउस फ्लाई का। मैंजीफेरा इंडिका, ये है बच्चा आपकी स्पीशीज किसकी, मैंगो की। होमोसेपियंस क्या है बच्चा, ह्यूमन की स्पीशीज है, तो ये आपके जो है नाम दे रखे हैं, एस्टाइवियम डोमेस्टिका इंडिका सेपियन, यानी ट्रिटिकम एस्टाइवियम, मस्का डोमेस्टिका, मैंजीफेरा इंडिका, होमोसेपियंस, ये सब क्या है बच्चा, अलग अलग स्पीशीज के नाम है। जैसे वीट का नाम ट्रिटिकम एस्टाइवियम, ये मैं थर्ड टाइम क्यों रिपीट कर रहा हूँ इसी चीज को, चलो ठीक है, ये सब आपको याद रखने हैं। अब जरा देखो, अब एक बात आती है, जरा समझना, ईच जीनस मे हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीशीज रिप्रेजेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जरा ध्यान से समझना, जो एक जीनस होता है, जैसे आप यहां पर देख रहे हो बच्चा ट्रिटिकम एस्टाइवियम, जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ट्रिटिकम क्या है, जीनस है, एस्टाइवियम क्या है, आपकी स्पीशीज है। जैसे अब होता क्या है, एक जो जीनस होता है ना बच्चा, उसकी एक स्पीशीज भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है, बट जो एक स्पीशीज होती है वो जो है अपने आप में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को जो है बता रही है। जैसे कि एग्जांपल से आपको समझ में आएगा, देखो जरा, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मेलो मेलोनजेना, सोलेनम निग्रम। अब जरा ध्यान से यहां पर एक चीज देखो, आपको सोलेनम 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 तीनों में सेम दिख रहा है। सोलेनम यहां पर जीनस है, तो यहां पर आपको एक ऐसा जीनस देखने को मिला जो एक से ज्यादा स्पीशीज को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। बट जो आपको स्पेसिफिक एपिथेट दिख रहा है वो क्लियरली बता रहा है, जब ट्यूबरोसम है तो आपका पोटैटो है, जब मेलेंजेना है तो आपका ब्रिंजल है, जब निग्रम है तो आपका मकोई है। तो आपको समझ में आया, हाँ या ना। जो लास्ट लाइन वहां पर लिखी है, क्या आपको इसका मतलब समझ में आ गया। ईच जीनस मे हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीशीज रिप्रेजेंट करती है जो कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को। क्या आपको इस लाइन का मतलब समझ में आ गया। जो एक जीनस है बच्चा, वो या तो एक स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा या फिर एक से ज्यादा को जो है रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। बट जो एक स्पीशीज होती है बच्चा, यानी कि ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस मतलब क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि यहां पर आपको पता लग गया, क्या पता लग गया कि भैया जो सोलेनम है उसकी क्या है, उसके पास जो है क्या है, जो है एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट है। बट जो आप यहाँ पर पूरा लिख रहे हो ट्यूबरोसम, तो आपने डिफाइन कर दिया पोटैटो की बात कर रहे हो। मेलनजोनास लिखते ही आपने डिफाइन कर दिया ब्रिंजल की बात कर रहे हो। निग्रम लिखते ही डिफाइन कर दिया आप मकोई की बात कर रहे हो। अगर खाली सोलेनम 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 लिखा होता तो क्या आप पहचान पाते कौन पोटैटो, कौन ब्रिंजल, कौन मकोई। ये आपको पता लगा स्पेसिफिक एपिथेट से, ठीक है। एक को शो करता है तो मोनोटिपिक कहते हैं, एक से ज्यादा को करता है पॉलीटिपिक कहते हैं। इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। जैसे यहाँ पर देखो पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो मतलब लाइन की बात हो रही है बच्चा। पैंथेरा टिग्रिस बात हो रही है टाइगर की। पैंथेरा पारडस बात हो रही है लेपर्ड की। तो देख रहे हो इस केस के अंदर पैंथेरा पैंथेरा पैंथेरा, तो एक जीनस एक से ज्यादा स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे पैंथेरा लियो लाइन, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर, पैंथेरा पारडस लेपर्ड, ठीक है। अब जरा आगे देखो, इसके बाद आता है बच्चा जीनस।
तो जो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज होती हैं बच्चा, उन्हीं को आप जीनस कहते हो। ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज होती है, उसी को आप जीनस कहते हो। अब जरा देखो, टू स्पीशीज ऑफ वन जीनस हैव मोर सिमिलैरिटी देन टू स्पीशीज ऑफ डिफरेंट जीनस। बात भी सेम है भैया, जैसे कि देखो सोलेनम था भी, सोलेनम ट्यूबरोसम और सोलेनम निग्रम। जरा देखो क्या यहाँ पर जीनस सेम है? बिल्कुल सेम है, यानी एक ही जीनस की दो स्पीशीज हैं, तो इनके अंदर सिमिलरिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू आप एक ऐसे से कंपेयर कर रहे हो जिसके जीनस डिफरेंट है। आप ऐसी स्पीशीज से कंपेयर कर रहे हो जिसके जीनस डिफरेंट है, उससे ज्यादा सिमिलरिटी किसमें होगी बच्चा? आपको ज्यादा सिमिलरिटी उसमें देखने को मिलेगी जिसमें एक जीनस की दो स्पीशीज हैं, किसी एक जीनस की, उसमें ज्यादा सिमिलरिटी होगी एज कंपेयर टू डिफरेंट जीनस की दो स्पीशीज के बीच में। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल बच्चा आपको यहाँ पर दिख रहा है सोलेनम। ठीक है, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मेलेंजोना, सोलेनम निग्रम सॉरी। फेलिस देखो, फेलिस जो होती है बच्चा वो क्या है? कैट का जीनस है। और जो कैनिस है वो डॉग का जीनस है। आप नाम भी यहाँ पर देख सकते हो, कैट को आप कहते हो फेलिस कैटस और डॉग को कहते हो आप कैनिस फेमिलियरिस, कैनिस फेमिलियरिस। तो आप ये भी चाहो तो याद रख सकते हो, थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। बट एडिशनल क्या है? एडिशनल बच्चे ये तो आपको याद रखना है कि कैट का जो जीनस है वो फेलिस है, डॉग का जीनस कैनिस है। बट यहाँ पर जो मैंने आपको इसका पूरा नाम बता दिया है, कैट का नाम क्या है? फेलिस कैटस, डॉग का नाम क्या है? कैनिस फेमिलियरिस। ये थोड़ा एडिशनल मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आप चाहो तो याद रख सकते हो। ये बात आपको समझ में आ गई कि भैया एक जीनस की दो स्पीशीज के बीच में ज्यादा सिमिलरिटी होगी, जैसे पैंथेरा लियो और पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पार्डस, इनके बीच में ज्यादा सिमिलरिटी है एज कंपेयर टू आप ऐसी दो स्पीशीज को लिया जिन दोनों के जीनस अलग अलग हैं। ठीक है, उनके अंदर कम सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी। अब जरा आगे देखो फैमिली। अब हम बात करते हैं फैमिली। तो जो आप फैमिली होती है बच्चा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, जो रिलेटेड जीनस होते हैं आपस में, उनका जब आप ग्रुपिंग करते हो तो आपको फैमिली देखने को मिलती है। जब हम फैमिली की बात करते हैं तो प्लांट के लिए आप जब फैमिली डिफाइन करते हो तो आप किसके बेसिस पर कैरेक्टराइज करते हो? आप कैरेक्टराइज करते हो ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स के बेसिस पर। जब मैं वेजिटेटिव की बात करता हूं तो बच्चा प्लांट के केस में जो रूट, स्टेम, लीफ होती हैं, ये होते हैं उसके वेजिटेटिव फीचर्स। बट जब आप उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट में जाते हो जैसे कि स्टेमन और पिस्टिल, तो ये सब क्या है बच्चा? ये सब जो है उसके रिप्रोडक्टिव फीचर्स को शो करते हैं। तो जब भी आप प्लांट के केस में फैमिली को कैरेक्टराइज करते हो बच्चा, तो आप बेसिस किसको बनाते हो? वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को। वेजिटेटिव मतलब आपके रूट, स्टेम, लीफ की बात हो रही है, और रिप्रोडक्टिव फीचर मतलब बच्चा स्टेमिन, पिस्टल, इनकी बात यहाँ पर हो रही है। जैसे देखो बच्चा, आपका जो पैंथेरा है और आपका जो फेलिस है, देख रहे हो ये जो जीनस है, ये दोनों जो है आपकी एक फैमिली में आते हैं जिसका नाम है फेलिडियाई, जिसका नाम है बच्चा फेलिडियाई। जैसे आपका सोलेनम हो गया जीनस, पिटूनिया आपका जीनस है, दतूरा आपका जीनस है, तो ये सारे एक फैमिली में आते हैं जिसका नाम है सोलेनेसियाई, जिसका नाम है बच्चा सोलेनेसियाई। आपको याद रखना है पैंथेरा, फेलिस आपकी एक फैमिली में आते हैं ये दोनों जीनस, जिसका नाम है फेलिडियाई। सोलेनम, पिटूनियम, दतूरा, ये जो जीनस है बच्चा, ये आपकी ये एक इसमें आते हैं, ये आपकी एक फैमिली में आते हैं जिसका नाम है सोलेनेसियाई। राइट, अब जरा आगे देखो, फिर आ जाता है, देखो जरा ध्यान से, जैसे कैनिस है बच्चा, जिसको आप डॉग कहते हो, इसकी फैमिली का नाम है कैनिडेई। होमो जो है आपका जीनस है, तो इसका नाम क्या? इसकी फैमिली का नाम है होमोनिडियाई। मस्का, मस्का की फैमिली का नाम क्या है? मस्काडियाई। मेंजीफेरा जो कि जीनस है, इसका जो फैमिली है इसका नाम क्या है? एनाकार्डेसियाई। बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो कैनिस से आ जाता है उनकी फैमिली कैनिडियाई, होमो से याद आता है होमोनिडियाई, मस्का से याद आ जाता है मस्केडियाई। बट जैसे ही मेंजीफेरा की बात आती है तो मेंजीडियाई कुछ ऐसा करके बना लेते हैं बच्चे मन से, नहीं, एनाकार्डेसियाई होती है बच्चा। कैसी होती है? एनाकार्डेसियाई। मेंजीफेरा जो है जीनस है, इसकी जो फैमिली है वो है एनाकार्डेसियाई। ठीक है, तो जो मेंजीफेरा इंडिका है तो उसकी फैमिली क्या है बच्चा? आम की फैमिली है एनाकार्डेसियाई। जो ट्रिटिकम है बच्चा, जो ट्रिटिकम आपका जीनस है, इसकी फैमिली है बच्चा क्या? आपकी पोएसियाई। और जो स्वीट पोटैटो होता है इसकी फैमिली होती है कॉन्वोलोसियाई। ठीक है, तो ये सारी आप जो है याद रखोगे इन जीनस को और इन फैमिलीज को। अब जरा आगे देखो, आप ऑर्डर की बात कर लेते हैं, आओ चलो। ऑर्डर क्या है बच्चा? ये जो ग्रुप होता है रिलेटेड फैमिलीज का, इसी को आप कहते हो ऑर्डर। राइट, अब देखो, फ्रॉम ऑर्डर एंड हायर कैटेगरीज जो हम क्या करते हैं बच्चा? एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यानी जो टोटल होता है बच्चा कैरेक्टर्स का, उसको हम जो है लेके चलते हैं, जिससे कि हम आगे क्लासिफाई बेहतरीन तरीके से कर सकें। समझ में आ गया आपको?
अब जरा देखो, जब मैं प्लांट की बात करता हूं तो प्लांट के लिए जब मैं ऑर्डर बताता हूं तो मैं उसके लिए बेसिस बनाता हूं उसके फ्लोरल कैरेक्टर्स को। तो फ्लोरल कैरेक्टर्स को हम क्या करते हैं बच्चा, बेसिस बनाते हैं। अब जरा आगे देखो, देखो यहाँ पर फैमिली दी है, जैसे कि फेलिडियाई और कैनिडियाई। फेलिडियाई किसकी थी बच्चा, आपकी कैट की फैमिली। कैनिडियाई किसकी थी, आपकी डॉग की थी। तो ये एक सेम ऑर्डर में आते हैं जिसका नाम है कार्निवोरा। फिर आती है बच्चा होमोनिडियाई। तो होमोनिडियाई का जो ऑर्डर आता है बच्चा वो आता है प्राइमेटा। तो प्राइमेटा में ही भाई मंकी, गोरिल्ला, गिबॉन ये सब आपके आते हैं, ठीक है। मस्कीडियाई की जब मैं फैमिली की बात करता हूं तो वो आती है बच्चा आपकी डिप्टेरा। सोलेनेसियाई, कॉन्वोलेसियाई जो है बच्चा, ये जो है आपके आते हैं ऑर्डर में किसमें, पोलीमोनियल्स में। किस ऑर्डर में आते हैं, पोलीमोनियल्स में। और एनाकार्डियसियाई आपकी जो आती है फैमिली, इसका जो ऑर्डर है बच्चा वो है आपका सेपेंडेल्स। और पोएसी जो आपकी फैमिली है बच्चा, इसका जो ऑर्डर है वो है आपका पोएल्स। तो ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं, राइट। ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। और अगर किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए तो वो उसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको जो है हमारे चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहां पर आपको मिल जाएगी लिंक। अब जरा देखो, क्लास। क्लास क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर। जो रिलेटेड ऑर्डर का ग्रुप होता है बच्चा उसी को हम कहते हैं क्लास। तो देखो, जैसे कार्निवोरा और जो आपका प्राइमेटा है इसकी क्लास क्या है, मेमेलिया है। जो डिप्टेरा आपका ऑर्डर है बच्चा, इसकी क्लास क्या है, इंसेक्टा है। जो पोलीमोनियल्स है और आपका सेपेंडियल्स है, देखो मैंने यहाँ गलत लिख दिया, पोलिनोमियल्स लिख दिया है, पोलीमोनियल्स है बच्चा ये। इसे सही करेंगे, चलो आओ, रुको, इसको करेंगे बच्चा आपका सही, पोलीमोनियल्स। अरे यार ये कहाँ चला गया, तो यहाँ पर आप लिख दोगे पोलीमोनियल्स, पोलीमोनियल्स। तो देख रहे हो, तो ये जो बच्चा आपका पोलीमोनियल्स है और सेपेंडेल्स है, ये जो है आपकी इनकी क्लास है डाइकोटिलिडनी। और पोएल्स जो है आपकी बच्चा, जो ऑर्डर है पोएल्स, ये आता है आपकी क्लास मोनोकोटिलिडनी में, मोनोकोटिलिडनी में। अब जरा आगे देखो, इसके बाद आ जाता है बच्चा आपका फाइलम या फिर डिवीजन। फाइलम शब्द यूज करा जाता है एनिमल्स के लिए, डिवीजन यूज करा जाता है आपके प्लांट्स के लिए, राइट। और इसके बाद क्या आता है बच्चा, किंगडम आता है। किंगडम में क्या है बच्चा, एनिमल किंगडम, प्लांटी किंगडम, ठीक है। जरा देखो, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास। तो भैया जो रिलेटेड क्लास होती है उसी के ग्रुप को आप कहते हो क्या बच्चा, क्या कहते हो, आप कहते हो फाइलम या फिर डिवीजन, ठीक है। जरा देखो, जैसे कि देखो कौन कौन सी क्लास, जैसे डाइकॉट और मोनोकॉट हो गए, ये आते हैं आपके डिवीजन में। किस डिवीजन में, एंजियोस्पर्मी में आते हैं। फिशेज हो गए, एम्फीबियंस हो गए बच्चा, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, ये आपके आते हैं फाइलम कॉर्डेटा में। जब किंगडम की बात करते हैं तो किंगडम आपको पता है, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटिया, एनिमेलिया, ये आपके 5 किंगडम्स आ जाते हैं। तो सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये एनसीईआरटी में बच्चा आपकी टेबल दे रखी है, इस टेबल के तहत मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आपका कॉमन नेम क्या है, मैन। तो मैन का बायोलॉजिकल नेम है होमो सेपियंस, जिसमें जीनस है उसका होमो, फैमिली है उसकी होमोनिडियाई, ऑर्डर है उसका प्राइमेटा, क्लास है उसकी मेमेलिया, फाइलम या फिर डिवीजन, फाइलम एनिमल के केस में फाइलम की बात करते हो तो कॉर्डेटा है। जब मैं हाउस फ्लाई की बात करता हूं तो बच्चा इसका बायोलॉजिकल नेम है मस्का डोमेस्टिका, जीनस है इसका मस्का, फैमिली है इसकी मस्कीडियाई, ऑर्डर है इसका डिप्टेरा, क्लास है इसकी इंसेक्टा, और फाइलम है बच्चा इसका क्या, आर्थ्रोपोडा। जब मैं मैंगो की बात करता हूं तो बच्चा बायोलॉजिकल नेम है मेंजीफेरा इंडिका, जीनस है आपका मेंजीफेरा, फैमिली है एनाकार्डेसियाई, ऑर्डर है इसका सेपेंडेल्स, क्लास की बात करता हूं तो डाइकोटिलिडनी आता है। और फाइलम की जब मैं बात करता हूं बच्चा, फाइलम नहीं, इस केस में हम डिवीजन यूज करेंगे, तो वो आता है बच्चा आपका एंजियोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी, ठीक है। जब मैं वीट की बात करता हूं तो बच्चा आपकी वीट का बायोलॉजिकल नेम है ट्रिटिकम एस्टाइवियम, जीनस है ट्रिटिकम, आपकी फैमिली आ जाती है बच्चा पोएसी, ऑर्डर आ जाता है पोएल्स, क्लास आ जाती है मोनोकोटिलिडनी, और इसका डिवीजन आता है एंजियोस्पर्मी। तो आपको ये सारी की सारी चीजें याद रखनी है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। जैसा आपसे प्रॉमिस करा गया था, 1.5 से 2 घंटे का ये लेक्चर होगा, तो 1 आवर 34 मिनट्स अप्रॉक्स होने वाली है। तो चलो इस लेक्चर को यहीं पर समअप करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ने आज एनसीईआरटी से रीड नहीं कराया, नोट से करा दिया है। तो बच्चा आप एनसीईआरटी इसके बाद पढ़ो मत पढ़ो, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप नोट्स को पढ़ लो, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। मैं चाहता तो एनसीईआरटी से ही पढ़ा देता, बट एनसीईआरटी से पढ़ाता तो फिर काफी ज्यादा लिखना पड़ता, समझ रहे हो, काफी चीजें लिंक करनी पड़ती। इससे अच्छा मैंने सोचा इजी चैप्टर है, मोस्टली बच्चों को आता है,
बस एक रिवाइज की जरूरत पड़ती है, वो मैंने जो है आपको अच्छे से दे दिया है। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम जो है आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी अब हम शुरू करेंगे और ब्रीथिंग पढ़ाएंगे। सबसे पहले ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसके बाद आपको सर्कुलेटरी सिस्टम, देन आपके एक्सक्रीशन पढ़ाया जाएगा, उसके बाद लोकोमोशन, केमिकल कंट्रोल, न्यूरल कंट्रोल। इस तरीके से आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कराई जाएगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, रिवीजन बेहतरीन तरीके से करते रहें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, ख्याल रखें अपना, ठीक है, और पढ़ाई करें।